रहा आपका नया जिला जिसको हम देखेंगे सिरसा। ठीक है, तो अब सिरसा पर बात करते हैं। सिरसा की जब हम बात करेंगे तो देखिए सिरसा की जब हम बात करते हैं, पहले तो देखिए ये जो है सिरसा जो है, सिरसा के नामकरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सिरसा जिला का भी अपना इतिहास बहुत ही बड़ा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे सिरसा जिले से रिलेटेड जो आसपास के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है सबको देखिए किस तरीके से मैं आपको कवर कराता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नामकरण की हैं। तो सिरसा के नामकरण की जब हम बात करते हैं, सिरसा जिले की जब हम बात करते हैं तो सिरसा का नामकरण देखिए, एक तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सिरसा जो है एक पाणिनि के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, तो पाणिनि की एक पुस्तक थी। ठीक है, तो पाणिनि की पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी। ठीक है, तो जो अष्टाध्यायी थी, अष्टाध्यायी में क्या था? अष्टाध्यायी में पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में जो सिरसा है उस सिरसा को क्या नाम दिया गया है? सिरसा को सिरसिका के नाम से जाना गया था। किस नाम से जाना गया था? सिरसिका के नाम से। ठीक है, तो अब जब पाणिनि की बात करें तो पाणिनि ने अपनी जो व्याकरण शास्त्री रहे हैं पाणिनि, तो अपने व्याकरण शास्त्री या व्याकरण में, ठीक है, अपनी पुस्तक अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी के अंदर सिरसा का जो वर्णन किया है वो सिरसिका के नाम से क्या है? किस नाम से क्या है? सिरसिका के नाम से क्या है? ठीक है, तो ये तो था पाणिनि से रिलेटेड। ठीक है, जो पाणिनि ने जो सिरसा का वर्णन किया है वो किस नाम से किया है? सिरसिका के नाम से किया है। यहां से पता चलता है जो सिरसा जो है, सिरसा को प्राचीन समय में सिरसिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो उसके अलावा हम बात करें महाभारत की। महाभारत की जब हम बात करेंगे, किसकी? महाभारत की बात करेंगे तो महाभारत में भी सिरसा का वर्णन किया गया है। महाभारत में भी सिरसा का उल्लेख मिलता है। किस नाम से उल्लेख मिलता है? साइर सेक के नाम से मिलता है। किस नाम से? साइर सेक के नाम से। ठीक है, किस नाम से मिलता है? साइर सेक के नाम से महाभारत में सिरसा का उल्लेख मिलता है। अब महाभारत में सिरसा को क्या कहा गया है? महाभारत में सिरसा को साइर सेक के नाम से जाना गया है। और महाभारत के साथ में एक और जो ग्रंथ है वो है दिव्यवदान। क्या था? दिव्यावदान। दिव्यावदान में भी सिरसा को किस नाम से जाना गया है? दिव्यावदान में भी सिरसा को साइर सेक के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया? साइर सेक के नाम से जाना गया है। तो यहां से आप देख सकते हो पाणिनि जो है, पाणिनि ने क्या किया? पाणिनि के अष्टाध्यायी में सिरसा को सिरसिका के नाम से जाना गया था। वहीं पे महाभारत की बात करें तो महाभारत में सिरसा को साइर सेक के नाम से जाना गया था। दिव्य वदान की बात करेंगे, दिव्य वेदान बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो दिव्य वेदान में भी सिरसा को साइर सेक के नाम से जाना गया था। अब हम महाभारत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिटेल से। जब हम महाभारत के बारे में देखेंगे तो महाभारत जो है, महाभारत की देखिए, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत के लेखक है महर्षि वेदव्यास। कौन हो जाएंगे? महर्षि वेदव्यास। अब महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत की जब हम बात करेंगे तो महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास होगा। रचना काल की अगर हम बात करें, टाइम पीरियड की अगर बात करें, महाभारत के रचना काल की बात करेंगे तो 3100 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक, कितना है? 3100 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक महाभारत का टाइम पीरियड रहा। कब से कब तक रहा है? रचना जो महाभारत का है, महाभारत का जो टाइम पीरियड रहा है रचना काल का, वो 31 से 1200 ईस्वी पूर्व तक रहा है। और वहीं पे महाभारत का जो लेखक है, महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे। ठीक है, और जो महाभारत जो पुस्तक है, महाभारत को देखिए पंचम वेद माना जाता है। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में महाभारत को पंचम वेद माना जाता है। कौन सा वेद माना जाता है? पंचम वेद माना जाता है। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ को, कौन सी पुस्तक को पंचम वेद माना जाता है? तो महाभारत को ही पंचम वेद माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? पंचम वेद माना जाता है। लेखक की बात करेंगे महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। रचना काल की बात करेंगे 3100 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व हो जाएगा। महाभारत में सिरसा को साइर सेक के नाम से जाना गया है और पाणिनि की अष्टाध्यायी में सिरसा को किस नाम से जाना गया है? सिरसिका के नाम से जाना गया है। अष्टाध्यायी का जो अर्थ है, अष्टाध्यायी का अर्थ है 8 अध्यायों वाला ग्रंथ। ठीक है, 8 अध्यायों वाली पुस्तक को अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि की ग्रंथ है, व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण है, बहुत प्राचीन व्याकरण है। जब हम भाषा की बात करेंगे तो कौन सी भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए महाभारत के बारे में, अष्टाध्यायी के बारे में। दिव्य वदान की जब हम बात करेंगे तो दिव्य वदान में जो है ना, देखिए अब हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं। तो दिव्य वदान जो ग्रंथ है ना, दिव्य वदान में एक
पुष्य मित्र के बारे में आप सभी जाने होंगे, ठीक है। तो जो पुष्य मित्र है, पुष्य मित्र शुंग को पूरा नाम इसका पुष्य मित्र शुंग हो जाएगा। पुष्य मित्र शुंग को क्या कहा गया है? पुष्य मित्र शुंग को मौर्य वंश का अंतिम शासक जो बताया गया है वो कौन से ग्रंथ में बताया गया है? दिव्यवदान में बताया गया है। कौन से में? दिव्यवदान में पुष्य मित्र को क्या बताया गया है? पुष्य मित्र को मौर्य वंश का, कौन से वंश का? मौर्य वंश का अंतिम शासक बताया गया है, ठीक है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक किसको बताया गया है? दिव्यवदान में किसको बताया गया है? पुष्य मित्र को बताया गया है। वहीं पे हम बात करें तो जो दिव्यवदान है, दिव्यवदान में बौद्ध धर्म की जब बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान के बारे में आप सभी ने सुना होगा। महायान और हीनयान, ठीक है। तो महायान और हीनयान, जो महायान और हीनयान का जो उल्लेख है वो भी आपका किस में मिलता है? वो भी आपका दिव्यवदान में मिलता है, ठीक है। तो ये दिव्यवदान से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। उसके अलावा हम बात करें सिरसा की, जब हम बात करेंगे, देखिए एक तो क्या हो गया, एक तो सिरसा का नाम हो गया सिरसिका। क्या हो जाएगा? सिरसिका हो जाएगा, जो कि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्याय में मिलती है। एक शायर शेख के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? शायर शेख के नाम से महाभारत और दिव्यवदान में जाना गया है। और एक जो सिरसा जो है, सिरसा को सिरसुती के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? सिरसुती के नाम से जाना जाता था। अब सिरसुती का उल्लेख कहाँ पे मिला है? सिरसुती का जो उल्लेख मिला है, सिरसा के लिए जो सिरसुती का उल्लेख मिला है वो इब्न बतूता की एक पुस्तक है रिहला। क्या है? रिहला। इब्न बतूता की एक पुस्तक है रिहला। तो इस रिहला में इब्न बतूता ने क्या किया है? इब्न बतूता ने इस पुस्तक का जो सिरसा का जो उल्लेख किया है वो सिरसुती के नाम से किया है। किस नाम से किया है? सिरसुती के नाम से किया है। तो इब्न बतूता की जब हम बात करेंगे, इब्न बतूता की पुस्तक है रिहला। इब्न बतूता ने रिहला पुस्तक की जो रचना की थी वो कौन सी लैंग्वेज में की थी? अरबी में लिखी थी, ठीक है। तो अरबी में रिहला को लिखा गया था इब्न बतूता के द्वारा। और इस इब्न बतूता ने रिहला पुस्तक के अंदर जो उल्लेख किया है सिरसा का वो किस नाम से किया है? सिरसुती नाम से किया है, ठीक है। जब हम इब्न बतूता की बात करेंगे तो इब्न बतूता का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? इब्न बतूता का टाइम पीरियड रहा है 1304 से 1369 ईस्वी तक। कब तक रहा है? 1304 से 1369 ईस्वी तक इब्न बतूता का टाइम पीरियड रहा है। और टाइम पीरियड आपको सबका याद रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कब से कब तक किसका शासक रहा है, मतलब किसका शासन अवधि रही है। जब हम शासकों की बात करते हैं तो शासन अवधि आ जाती है, समय काल किसका कब तक रहा है, कार्यकाल कब तक रहा है। तो इब्न बतूता की जब हम बात करेंगे तो इब्न बतूता जो है वो 14वीं शताब्दी के शासक थे। शासक नहीं बोल सकते, यात्री थे, यात्री लेखक, ठीक है। कौन थे? यात्री थे, लेखक थे। कैसे यात्री थे? अरबी यात्री थे। और 1304 से 1369 ईस्वी तक का जो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो इब्न बतूता का रहा है। इब्न बतूता की जो पुस्तक है रिहला है, कौन सी भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी है, ठीक है। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी कौन सी भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में लिखी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा हम बात करें इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसने किया था? फटाफट बताइए कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किसने किया था? तो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इब्न बतूता को किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था 7 वर्ष के लिए। 7 वर्ष के लिए दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इब्न बतूता को। किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने किया था। किसने? मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। हरियाणा जीके एंड इंडियन जीके दोनों चीजें के लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जीके पढ़ रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इब्न बतूता ने जो सिरसा का जो उल्लेख किया है वो किस नाम से किया है? इब्न बतूता ने अपनी रिहला के अंदर सिरसा का जो उल्लेख किया है वो सिरसुती के नाम से किया है। और जब इंडियन जीके के तौर पे देखोगे तो इंडियन जीके के तौर पे क्या निकल कर आ रहा है कि भैया 7 वर्ष के लिए इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किसने किया? मोहम्मद तुगलक ने किया था, ठीक है। किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने किया था, है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये एक बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन था, जो नामकरण जो था सिरसा का, वो मैंने आपको बताया। सिरसा को प्राचीन समय में सिरसिका के नाम से भी जाना जाता था, सिरसुती के नाम से भी जाना जाता था और शायर शेख के नाम से भी जाना जाता था। किस में किस नाम से जाना गया है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम उपनामों की बात कर लेते हैं। सिरसा के जब हम उपनामों की बात करेंगे तो सिरसा को डेरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। डेरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। किसकी? डेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है सिरसा को। और संतों की नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? संतों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। संतों की नगरी के नाम से डेरों की
भूमि के नाम से, वन नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? वन नगरी के नाम से सिरसा को जाना जाता है। ये 3 सिरसा के उपनाम हो जाएंगे। डेरों की भूमि के नाम से हरियाणा के कौन से जिले को जाना जाता है? सिरसा को डेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। संतों की नगरी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? सिरसा को ही संतों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और वन नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? वन नगरी के नाम से भी हरियाणा के सिरसा जिले को जाना जाता है। सिरसा को किस नाम से जाना जाता है? वन नगरी के नाम से जाना जाता है, संतों की नगरी के नाम से जाना जाता है और डेरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हरियाणा जो सिरसा जो है, सिरसा के उपनाम हो गए, सिरसा का नामकरण जो है वह मैंने आपको बता दिया। अब हम सिरसा के सामान्य परिचय की बात करते हैं। देखिए, जब हम सामान्य परिचय की बात करते हैं तो यहाँ से इतिहास, यहाँ से कहानी स्टार्ट आएगी, यहाँ से मजा आने वाला। देखिए 26 अगस्त 1975 को क्या है? 26 अगस्त 1975 को सिरसा नया जिला के रूप में उभर कर आता है। ठीक है, तो सिरसा नया जिला कब बना? सिरसा नया जिला बना था 26 अगस्त 1975 को। ठीक है, तो 26 अगस्त 1975 को सिरसा जो है एक नया जिला बन जाता है। तो जब सिरसा जिले के नए जिले के रूप में गठन की बात की जाए तो आपको बताना है 26 अगस्त 1975 को सिरसा जो है एक नया जिला बन जाता है। क्षेत्रफल की बात हम करें तो सिरसा का जो क्षेत्रफल है, हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की, ध्यान से सुन लीजिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आपका सिरसा हो जाएगा। हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सिरसा है। कितना क्षेत्रफल है हरियाणा का? जो सिरसा का क्षेत्रफल है वो है 4277 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर सिरसा का क्षेत्रफल है। कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर सिरसा का क्षेत्रफल है। और 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ में ही सिरसा जो है वो हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। अब बात करते हैं हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा? हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका हो जाएगा पंचकुला। कौन सा हो जाएगा? हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? पंचकुला हो जाएगा। उसके अलावा हम बात करें जनसंख्या की, अगर बात करें तो सिरसा की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? टोटल जनसंख्या की जब हम बात करेंगे तो सिरसा की जनसंख्या की जब बात करेंगे, टोटल जनसंख्या है सिरसा की 12,95,000। कितनी है? 12,95,189। ठीक है, तो 12,95,000 जो है वो सिरसा की क्या है? जनसंख्या हो जाएगी है। अब हम हरियाणा के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका फरीदाबाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका फरीदाबाद हो जाएगा। जनसंख्या लगभग कितनी है? फरीदाबाद की जो जनसंख्या है वो है 18,09,733। कितनी हो जाएगी? 18,09,733 जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद की जो जनसंख्या है। और 18,09,733 के साथ में ही फरीदाबाद जो जिला है, फरीदाबाद जिला हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाले जिले की अगर बात करेंगे, हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाले जिले की अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी फटाफट आप बता दीजिए कि हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। आगे चलते हैं। आगे हम देखिए जनघनत्व की अगर बात करें तो सिरसा का जो जनघनत्व है, सिरसा का जनघनत्व कितना है? सिरसा का जनघनत्व 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ में जो सिरसा है वो हरियाणा का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। क्या है? हरियाणा का सबसे कम जनघनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? आपका सिरसा हो जाएगा। सिरसा कितना है? जनघनत्व कितना है सिरसा का? सिरसा का जनघनत्व है 303 और 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ में ही जो सिरसा जो है वो हरियाणा का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला बन जाता है। और जब हम बात करते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, हरियाणा का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? हरियाणा का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला आपका फरीदाबाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद जो है वो हरियाणा का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। फरीदाबाद का कितना जनघनत्व है? फरीदाबाद की जब जनघनत्व की बात करेंगे तो 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं फरीदाबाद के अंदर। और इसी के साथ में जो फरीदाबाद है वो हरियाणा का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी।
लिंग अनुपात की अगर हम बात करें तो सिरसा का लिंग अनुपात कितना है, सिरसा का लिंग अनुपात की हम बात करेंगे तो सिरसा का लिंग अनुपात है 897। सिरसा का लिंग अनुपात कितना हो जाएगा, सिरसा का लिंग अनुपात 897 है। वहीं पे हम सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले की बात करेंगे। हरियाणा का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, आपका मेवात हो जाएगा, जिसको आप नुहू के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से, नुहू के नाम से भी जिसको आप जानते हो, ठीक है। तो नुहू जो है यानी मेवात जो है, मेवात हरियाणा का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। कितना लिंग अनुपात है, लिंग अनुपात 907 है। दूसरे नंबर पर कौन है, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, 903 है। कौन सा है, 903 के साथ में फतेहाबाद है, ठीक है। फतेहाबाद जो है हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा लिंग अनुपात वाला या सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, फतेहाबाद है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है मेवात। कितना लिंग अनुपात है, 907 है। और सिरसा का लिंग अनुपात कितना है, सिरसा का लिंग अनुपात है 897। कितना है, जो सिरसा का लिंग अनुपात है वो 897 सिरसा का लिंग अनुपात है। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। साक्षरता दर की हम बात करेंगे तो साक्षरता दर कितनी है, सिरसा की साक्षरता दर जो है, सिरसा की साक्षरता दर है 68.82%। कितनी है, 68.82% जो है सिरसा की साक्षरता दर है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला भी आपका हरियाणा का मेवात हो जाएगा। मेवात जो जिला है, एक तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है, दूसरा मेवात जिला जो है वो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। कौन सा है, साक्षरता दर वाला जिला है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा, ठीक है, साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा। तो मेवात यानी नुहू सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है हरियाणा का। कितनी साक्षरता दर है, 54%, लगभग 91%। कितनी है, 54.91% जो है ये मेवात की साक्षरता दर है। और इसी के साथ में 54% के साथ में ही जो मेवात जो है वो हरियाणा का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला बन जाता है। और जो सिरसा का जो साक्षरता दर कितनी है, सिरसा की साक्षरता दर है 68.82%। कितनी है, 68.82% जो है सिरसा की साक्षरता दर है। उसके अलावा हम बात करें सिरसा के उपमंडल की, अगर बात करेंगे तो सिरसा के उपमंडल देखिए, एक तो सिरसा खुद उपमंडल है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिरसा क्या है, सिरसा खुद उपमंडल है। उसके अलावा डबवाली की हम बात करेंगे, ठीक है। डबवाली के बारे में मैं आगे चल के आपको डिटेल से बताऊंगा। डबवाली जो है ये क्या है, ये भी सिरसा का उपमंडल है। एक एलनाबाद के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा आगे चल के जब हम इतिहास को पढ़ेंगे। तो एलनाबाद जो है ये भी क्या है, ये भी सिरसा का क्या है, उपमंडल हो जाएगा, ठीक है। और एक है कलाउली, एक क्या हो जाएगा, एक कलाउली हो जाएगा। ये जो चार जो हैं ये चारों क्या है, ये सिरसा के चारों उपमंडल हैं, कलाउली, एलनाबाद, डबवाली और सिरसा। ये क्या है, ये सिरसा के उपमंडल हैं चारों, ठीक है। क्या है, चारों उपमंडल हो जाएंगे। एक तो सिरसा आपका हो गया, एक डबवाली हो गई, एक एलनाबाद हो गया और एक कलाउली हो गई, ठीक है। ये चारों के चारों क्या है, ये चारों के चारों उपमंडल हैं सिरसा के। तहसील की अगर हम बात करेंगे तो एक तो सिरसा खुद ही तहसील है, ठीक है। डबवाली भी क्या है, डबवाली हरियाणा की जो सिरसा जो है सिरसा की तहसील भी है। एलनाबाद की बात करेंगे, एलनाबाद भी सिरसा की तहसील है, ठीक है। उसके अलावा हम कलाउली की बात करेंगे तो कलाउली जो है, कलाउली क्या है, हरियाणा जो सिरसा जो है सिरसा की तहसील नहीं है। ये तीनों जो है सिरसा, डबवाली और एलनाबाद, ठीक है। एक तो ये तीन हो जाएंगी। और इनके अलावा रानिया जो है, रानिया भी क्या है, रानिया भी क्या है, सिरसा की तहसील है। और नाथूसारी चोपटा, ये नाथूसारी चोपटा भी क्या है, नाथूसारी चोपटा भी सिरसा की तहसील है, ठीक है। ये पूछा भी गया है कि नाथूसारी चोपटा निम्नलिखित में से कौन से जिले की तहसील पड़ेगी, तो ये सिरसा की तहसील पड़ेगी, ठीक है। तो 5 तहसीलें हैं, ठीक है। कौन कौन सी ये 5 तहसीलें, यहाँ से आपको क्या कर देना है, यहाँ से एक कलाउली जो है, कलाउली सिरसा का उपमंडल है, ठीक है। और बाकी के जो हैं, बाकी के यहाँ पे 5 जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सिरसा जो है ये तहसील भी है, उपमंडल भी है। डबवाली की बात करेंगे, डबवाली तहसील भी है, उपमंडल भी है। एलनाबाद की बात करेंगे, एलनाबाद तहसील भी है, उपमंडल भी है। और रानिया की बात करेंगे, रानिया क्या है, केवल तहसील है, उपमंडल नहीं है। नाथूसारी चोपटा की बात करेंगे, ये सिरसा की क्या है, सिरसा की तहसील है,
ठीक है। तो ये आपको तहसील के बारे में पता चल गया। उप तहसील की अगर हम बात करेंगे तो कलांवली क्या है, कलांवली क्या हो जाएगी, कलांवली तहसील सॉरी उप तहसील और उपमंडल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उप तहसील कलांवली है और उपमंडल भी है, ठीक है, उप तहसील और उपमंडल भी है, ठीक है। तो कलांवली जो है, कलांवली उप तहसील उपमंडल हो गया। और एक जो उप तहसील है वो है गोरीवाली। कौन सी हो जाएगी, गोरीवाली जो है ये सिरसा की उप तहसील भी है, गोरीवाली। और कलांवली हरियाणा, जो सिरसा जो है हरियाणा का जिला सिरसा जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला या फिर सबसे कम जनघनत्व वाला जिला जो है, यानी संतों की नगरी जिसे आप जानते हो, या फिर डेरों की भूमि के नाम से जिसे आप जानते हो, वन नगरी के नाम से आप जिसे जानते हो, इसकी जो तहसील जो है, तहसीलों की संख्या 5 है। सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, रानिया और नथुसारी चौपटी। अगर उप तहसील की बात करेंगे, उप तहसील 2 है। कौन कौन सी है उप तहसील, एक तो गोरीवाली हो जाएगी, एक कलांवली हो जाएगी। उपमंडल की बात करेंगे, सिरसा, डबवाली, एलनाबाद और कलांवली, ये 4 क्या हो जाएंगे, ये 4 उपमंडल हो जाएंगे सिरसा के। अब हम बात करते हैं सिरसा के खंड की बात करते हैं कि जो सिरसा जिला जो है, सिरसा में कितने खंड है, कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो सिरसा खुद क्या है, सिरसा खुद खंड है। एक डबवाली जो है, डबवाली खुद भी खंड है। और एक है बड़ा बूढ़ा, यहाँ पे इसको, ये नया है, इसको मैं लिख देता हूँ। बड़ा बूढ़ा जो है, बड़ा बूढ़ा जो है, ये बड़ा बूढ़ा भी क्या है, बड़ा बूढ़ा ये है जो खंड जो है सिरसा का खंड है बड़ा बूढ़ा, ठीक है। तो बड़ा बूढ़ा निम्नलिखित में से कौन से जिले का खंड हो जाएगा, सिरसा जिले का खंड हो जाएगा। एलनाबाद और रानिया ये क्या है, ये सिरसा के खंड भी हैं। आगे चलते हैं, स्थिति की हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे अब हमने देख लिया है जो सामान्य परिचय जो है, सिरसा का नामकरण भी हमने देख लिया है, उपनाम भी हमने देख लिया है। सिरसा को डेरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, संतों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीजें हमने देख ली है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने जो सामान्य परिचय, ये सामान्य परिचय हम देख लिया है। जो सिरसा की जो स्थापना हुई है 26 अगस्त 1975 को हुई थी, ठीक है। और जो सर्वाधिक, हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सिरसा है। कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति, 4277 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है सिरसा का। जनसंख्या की बात करेंगे 12,95,000, लगभग 13 लाख के आसपास है। इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरियाणा का कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात वाला जिले की जब हम बात करेंगे 897 जो है सिरसा का लिंगानुपात है। मेवात का लिंगानुपात 907 है, जो कि हरियाणा का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। 903 जो है, 903 फतेहाबाद का लिंगानुपात है, जो कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है, ठीक है। और सिरसा का कितना है, सिरसा का 897 है, ये आपको याद रखना, ठीक है। साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता दर जो है वो 68.82% है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है अभी। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला भी आपका कौन सा हो जाएगा, मेवात हो जाएगा, ठीक है, यानी नूह हो जाएगा। कितना है नूह का जो साक्षरता दर है वो 54 कुछ फीसदी है, ठीक है, 54.61% के आसपास जो है वो क्या है, मेवात की जो है वो साक्षरता दर है। अब उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, देखिए उपमंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, कलांवली हो जाएगी। तहसील की बात करें, सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, रानिया, नाथुसारी चोपटा, ये सारी मैंने आपको वहीं पे ही बता दिया है। उप तहसील की बात करें, कलांवली, गोरीवाली, ये उप तहसील हो जाएंगी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आप यहाँ पे एक और कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आप छापिएगा कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसके अंदर एक भी उप तहसील नहीं है, जिसके अंदर उप तहसीलों की संख्या कितनी है, 0 है। मतलब उप तहसील उस जिले के अंदर है ही नहीं। वो जिला कौन सा है, वो जिला है आपका, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, वो जिला आपका हो जाएगा पानीपत। ये मैं आपको बता ही देता हूं, जिसको आप बुनकर नगरी के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो, बुनकर नगरी के नाम से जानते हो, वस्त्र नगरी के नाम से जानते हो, ठीक है। तो पानीपत के अंदर एक भी उप तहसील नहीं है, ठीक है। सिरसा के अंदर कितनी उप तहसील है, सिरसा के अंदर 2 उप तहसील है, कलांवली और गोरीवाली, ठीक है। वहीं पे खंड की बात करें, सिरसा, डबवाली, बड़ा बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या ये खंड है। एलनाबाद ये भी खंड हो जाएगा। रानिया, ओडा, नथुसारी चोपटा ये क्या हो जाएंगे, ये सारे खंड हो जाएंगे। ये सामान्य परिचय था। अब यहाँ पे हम स्थिति में देख लेते हैं
ये आपका रहा क्या, सिरसा रहा। ठीक है, क्या रहा, ये आपका सिरसा रहा। और आपको ये सिरसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ, ये आपका सिरसा रहा। ठीक है, तो सिरसा का अब आप देखिए, सिरसा को जब आप देखोगे हरियाणा के मैप में बिल्कुल कौन सी दिशा में पड़ेगा, ये पश्चिम में पड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल पश्चिम भी नहीं बोल सकते हैं, किस में पड़ेगा, उत्तरी पश्चिम में पड़ेगा। देखिए जब इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ से लगभग इस तरीके से मिड आएगा। देखिए नहीं, यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ मिड आएगा, तो ये जो आपका पड़ेगा ना, ये कहाँ पड़ेगा, ज्यादा ये पड़ रहा है, सिरसा जो पड़ रहा है हरियाणा के मतलब पश्चिम में पड़ेगा। ठीक है, पश्चिम में। और यहीं पे ये इसको लेकिन बोलते हैं हरियाणा के उत्तर पश्चिम में पड़ेगा। किस में पड़ेगा, हरियाणा के उत्तरी पश्चिमी भाग में पड़ रहा है आपका सिरसा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा का सबसे पश्चिमी वाला जिला कौन सा है, मतलब हरियाणा के पश्चिम दिशा में या सबसे पश्चिमी वाला जिला कौन सा, वो आपको हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तो अब जब हम इसके देखिए उत्तर की जब हम बात करेंगे सिरसा की, तो उत्तर में क्या पड़ेगा, उत्तर में पंजाब राज्य पड़ रहा है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पंजाब राज्य है। और पंजाब राज्य का एक जिला है जिसको आप किस नाम से जानते हो, जिसको आप भटिंडा के नाम से जानते हो। ठीक है, तो ये जो भटिंडा जो है पंजाब का एक जिला है, और यहीं पे क्या पड़ेगा, भटिंडा पड़ेगा। और यहीं से क्या बनाता है, उत्तर में पंजाब के भटिंडा से सीमा बनाता है हरियाणा का सिरसा जिला। ये तो आपका हो गया उत्तर। अब आप इसके देखोगे उत्तर पूर्व की अगर बात करोगे, यहाँ पे आपका पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो पंजाब का भटिंडा पड़ रहा है, तो उत्तर पूर्व में आपका क्या पड़ेगा, उत्तर पूर्व में जब देखेगा तो उत्तर पूर्व में पंजाब का मानसा जिला पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा, पंजाब का मानसा जिला। तो उत्तर पूर्व की अगर बात आ जाए, ध्यान से सुनिए, सिरसा जो है, सिरसा के उत्तर पूर्व में पंजाब का कौन सा जिला है, तो मानसा जिला है। अगर उत्तर की बात आ जाए तो उत्तर में कौन सा जिला पड़ेगा, कौन सा क्षेत्र पड़ेगा, भटिंडा पड़ेगा। उत्तर में कौन सा पड़ेगा, पंजाब का भटिंडा वाला इलाका पड़ेगा। और उत्तर पूर्व में कौन सा पड़ेगा, उत्तर पूर्व में मानसा वाला पड़ेगा। उत्तर पश्चिम में आ जाइए, यहाँ पे आपका ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। और ये आपकी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। उत्तर पश्चिम में जब आप देखोगे तो उत्तर पश्चिम में कौन सा पड़ेगा, उत्तर पश्चिम में मुक्तसर जिला पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा, मुक्तसर जिला। तो मुक्तसर जिला कहाँ पे पड़ेगा, उत्तर पश्चिम में। ये तीनों जिला आपको याद रखने। उत्तर पश्चिम की अगर बात आ जाए तो मुक्तसर है, उत्तर की अगर बात आ जाए तो भटिंडा है, और उत्तर पूर्व की अगर बात आ जाए तो मानसा जिला है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें पश्चिम व दक्षिण की अगर बात करेंगे, यहीं पे देखिए यहाँ पे आपका दक्षिण हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण की जब हम बात करेंगे तो ये दक्षिण में आपका राजस्थान पड़ेगा। क्या पड़ेगा, राजस्थान पड़ेगा। और पश्चिम दक्षिण में भी क्या पड़ रहा है, राजस्थान पड़ेगा। ठीक है, दोनों में। तो जो दक्षिण जो है, पश्चिम दक्षिण जो है, पश्चिम दक्षिण में राजस्थान के एक जिला है जिसको आप हनुमानगढ़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हनुमानगढ़ के नाम से जानते हैं। तो हनुमानगढ़ जो जिला है, हनुमानगढ़ जिले से जो है राजस्थान का एक जिला है। जो ये यहाँ पे आप पड़ेगा, पश्चिम और दक्षिण की जब बात करते हैं तो पश्चिम दक्षिण में क्या पड़ रहा है, हनुमानगढ़ जिला पड़ेगा राजस्थान का। वहीं पे पूर्व की अगर बात की जाए तो पूर्व में आपका क्या पड़ रहा है, पूर्व में आपका फतेहाबाद जिला पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या पड़ रहा है, पूर्व में बिल्कुल आपका फतेहाबाद से सीमा लगा रखी है सिरसा ने। ठीक है, तो ये आपका जो है ये फतेहाबाद हो जाएगा। यहाँ से आप याद रख सकते हैं फतेहाबाद, तो ये आप यहाँ पे याद रखेगा। अब सिरसा जो है, सिरसा केवल हरियाणा के फतेहाबाद जिले से ही क्या लगा रहा, सीमा लगा रहा है। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी राजस्थान से लगा रहा है और पंजाब से लगा रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से लगा रहा है, पंजाब के मुक्तसर हो जाएगा, भटिंडा हो जाएगा, मानसा जिला हो जाएगा। इन तीनों जिलाओं से क्या लगाता है, क्या लगा रहा है, सीमा लगा रहा है। तो ये क्या हो गई, ये पंजाब की स्थिति हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे पंजाब के इतिहास पर। यहाँ पे देखिए थोड़ा और मैप हम देख लेते हैं। यहाँ पे जब आप देखोगे फतेहाबाद के नीचे, फतेहाबाद के जस्ट नीचे देखोगे तो हिसार पड़ जाएगा आपका। ठीक है, क्या पड़ जाएगा, हिसार पड़ जाएगा। हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने कब बसाया था, 1354 ईस्वी में बसाया था। ठीक है, कब बसाया था, 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था। इसको हिसार को पहले हिसार फिरोजा के नाम से जाना जाता था। फतेहाबाद की अगर बात करेंगे तो फतेहाबाद को 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के घर पे अगस्त 1351 में क्या होता है, पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र का नाम
फतेह खां रख देता है फिरोज शाह तुगलक, और जो मुल्तान से विजय करके भी आ रहा था, फतेह करके आ रहा था, तो इसी की खुशी में इस नगर को 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने बसा दिया था फतेहाबाद को। ठीक है, यहीं पे हिसार 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, जिसको हिसार फिरोजा के नाम से पहले जाना जाता था। भिवानी की बात करेंगे, ये आपका भिवानी हो जाएगा हिसार के जस्ट जब आप दक्षिण में देखोगे। ठीक है, उसके जब आप देखोगे ये आपका देखिए यहाँ पे जब हिसार फतेहाबाद और हिसार के जब आप पूर्व में देखोगे हैं तो पूर्व में आपका क्या पड़ रहा है, पूर्व में आपका जींद पड़ रहा है, जो हरियाणा का हार्ट जिसे कहा जाता है, हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है जींद को। ठीक है, हरियाणा का हार्ट क्या है, हरियाणा का हार्ट है जींद। ठीक है, क्योंकि जो ये सीमा जो लगाता है ना, देखिए पानीपत से भी सीमा लगाता है, सोनीपत से भी लगाता है, रोहतक से भी लगाता है, हिसार से भी लगाता है, फतेहाबाद से भी लगाता है, कैथल से भी लगाता है, करनाल से भी लगाता है। ठीक है, लगभग ज्यादातर जो जिले जो हरियाणा के हैं, ज्यादातर जिलों से सीमा लगाने की वजह से ही जींद को हरियाणा का हार्ट ऑफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, हरियाणा का हृदय कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये आपका कैथल हो जाएगा, कैथल। ठीक है, वहीं यहीं पे आपका करनाल हो जाएगा। ये आपके कैथल और करनाल के जब ऊपर आप देखोगे कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर। क्या हुआ था, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध के बीच में मैं आपको बताऊंगा कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ था। देखिए यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, महाभारत का जो युद्ध हुआ था इसमें ये कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, एक तरफ थे तो कौरव थे, दूसरी तरफ थे पांडव। दूसरी तरफ कौन थे, पांडव थे। कौरवों की संख्या कितनी थी, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए ये जो क्लास है बड़ी क्लास इसीलिए मैंने ली है, ताकि आपको सारी चीजें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करवाए जाएं। कौरवों की जो संख्या की बात है, कौरवों की संख्या कितनी थी, कौरवों की संख्या थी 100, याद रखिएगा। पांडवों की संख्या कितनी थी, पांडवों की संख्या थी 5। ठीक है, और इन्हीं कौरवों और पांडवों के बीच में क्या होता है, महाभारत का युद्ध होता है। किसको लेके होता है, कुरु साम्राज्य के सिंहासन को लेके होता है। कौन से साम्राज्य के, कुरु साम्राज्य के, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कुरु साम्राज्य के सिंहासन के लिए। ठीक है, कुरु साम्राज्य के सिंहासन के लिए क्या होता है, युद्ध होता है कौरवों और पांडवों में। ठीक है, जीत किसकी होती है, जीत इसमें जो हुई थी वो किसकी हुई थी, जीत इसमें पांडवों की हुई थी। ठीक है, जीत किसकी हुई थी, जीत पांडवों की हुई थी। हारे कौन थे, इसमें कौरव हारे थे। और खास बात यह है कि कौरवों की संख्या 100 होने के बावजूद भी 5 पांडवों ने इस युद्ध को जीत लिया था। पांडवों की संख्या कौन थी, कितनी थी, 5 थी। सबसे जो बड़ा जो था पांडवों में, उसका नाम क्या था, उनका नाम था युधिष्ठिर। क्या था, युधिष्ठिर था। ठीक है, तो ये कुरु साम्राज्य के सिंहासन के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था। हरियाणा के कौन से जिले में हुआ था, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। कौन से जिले में हुआ था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। वहीं पे हम आपको देखिए, अब जब हम बात करते थे कि HSSC पूछेगा क्या, वो थोड़ा हटके पूछेगा। वो क्या पूछेगा, देखिए भाई कौरव और पांडव के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था महाभारत का युद्ध, ये तो सभी को पता है। ठीक है, एक तरफ थे कौरव, एक तरफ थे पांडव। ठीक है, जीत किसकी हुई, जीत पांडवों की हुई, ये भी सभी को पता है, ये आम क्वेश्चन है। अब वो पूछेगा कौरवों का सेनापति कौन था या फिर पांडवों का सेनापति कौन था, क्या आपको पता है? अगर पता है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए। ठीक है, तो कौरवों के जब हम सेनापति की बात करेंगे तो कौरवों का सेनापति था भीष्म। कौरवों का सेनापति कौन था, कौरवों का सेनापति था भीष्म। और पांडवों का सेनापति था धृष्टद्युम्न। कौन था, धृष्टद्युम्न था। धृष्टद्युम्न हो जाएगा। धृष्टद्युम्न जो था, धृष्टद्युम्न पांडवों का सेनापति था। ठीक है, तो महाभारत के युद्ध में पांडवों का सेनापति कौन था, पांडवों का सेनापति था क्या हो जाएगा, धृष्टद्युम्न। क्या हो जाएगा, धृष्टद्युम्न हो जाएगा। अगर कौरवों के सेनापति की बात की जाए कि कौरवों का सेनापति कौन था, तो कौरवों का सेनापति था महाभारत के युद्ध के समय में भीष्म। कौन था, भीष्म था। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पांडवों की संख्या थी 5, कौरवों की संख्या थी 100। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, देखिए महाभारत पुस्तक की जब मैंने बात की थी, महाभारत ग्रंथ की जब मैंने बात की थी, महाभारत ग्रंथ का जो टाइम पीरियड रहा था वो 3100 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक रहा था। कब से कब तक रहा था, 3100 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक रहा था।
अगर हम महाभारत के युद्ध की बात करें, युद्ध के टाइम पीरियड की बात करें, महाभारत के युद्ध के टाइम पीरियड की बात करेंगे, तो महाभारत के युद्ध का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 5600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 5600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक क्या रहा है, महाभारत का युद्ध का टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, तो 5600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। और महाभारत ग्रंथ की रचना कब हुई थी, 3100 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में महाभारत ग्रंथ की क्या हुई थी, रचना हुई थी। रचने काल के टाइम पीरियड की बात आ जाए तो आपको 3100 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व चयन करना है, और युद्ध की टाइम पीरियड की बात आ जाए तो आपको 5600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व चयन करना है। सेनापति की बात आ जाए, कौरवों का सेनापति था भीष्म। पांडवों के सेनापति की बात आ जाए तो पांडवों का सेनापति था धृष्टद्युम्न। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था कौन से साम्राज्य के लिए हुआ था, कौन से साम्राज्य के सिंहासन के लिए हुआ था, कुरु साम्राज्य के सिंहासन के लिए हुआ था। ठीक है, जीत किसकी हुई थी, जीत पांडवों की हुई थी। ठीक है, जीत किसकी हुई थी, पांडवों की हुई थी। तो ये आपको महाभारत के युद्ध से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको बतानी थी वो लगभग मैं आपको बता चुका हूं। महाभारत पुस्तक को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है, 5वां वेद माना जाता है। वैसे वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या है 4, सभी आप जानते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हो जाएंगे। ठीक है, और जो पंचम वेद जो माना जाता है वो महाभारत को माना जाता है हिंदू धर्म में। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपको हरियाणा तक सीमित रहना है। अगर आप हरियाणा के किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप हरियाणा तक सीमित रह रहे हो तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि जो हरियाणा जीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 20 के आसपास पूछे जाते हैं, 20 या 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग 20-22 क्वेश्चन ही इंडियन जीके से पूछे जाते हैं। और ये जो सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंडियन जीके से रिलेटेड भी बता रहा हूँ और हरियाणा जीके से रिलेटेड भी बता रहा हूँ। इनसे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनको बार बार नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इस वीडियो को बार बार देख लेना, आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने आपको बताया था सिरसा के बारे में, सिरसा से आसपास के जो क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने पूछा। अब मेन जो इतिहास जो है सिरसा का जो इतिहास रहा है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मेन सिरसा का इतिहास क्या रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं 1357 ईस्वी की। ठीक है, 1357 ईस्वी की बात करते हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले क्या बताया, 1351 में क्या हुआ था, फिरोज शाह तुगलक ने क्या बसाया, फतेहाबाद बसाया। 1354 में हिसार फिरोजा बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने ही। अब 3 साल और आगे बढ़ जाइए, 1354 से 1357 पे आ जाइए। 1357 में एक शासक हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था जिसको आप जानते हो राजा सारस के नाम से। किस नाम से जानते हो, राजा सारस के नाम से जानते हो। और ऐसा माना जाता है जो राजा सारस है, ठीक है, राजा सारस जो है, राजा सारस ने 1357 ईस्वी में क्या किया, एक नगर बसाया था जिस नगर को ही किस नाम से जाना गया, जिस नगर को उस समय में, उस टाइम में जब वो नगर बसा था उस टाइम में उसको सारस के नाम से जाना जाता था, और एक दूसरा जो था वो था सरस्वती नगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये 2 चीज तो यहीं से आप वो कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि जो 1357 ईस्वी में जब सिरसा नगर को जब बसाया गया था राजा सारस के द्वारा, तो उस टाइम में सिरसा को सारस या फिर सरस्वती नगर के नाम से जाना जाता था। अब हम थोड़ी और पीछे जाते हैं, 1357 से थोड़ी और पीछे जाते हैं और हम बात करते हैं 1320 की। अब थोड़ा आप याद करिए 1320 में क्या हुआ था, 1320 में हुआ था सिरसा का युद्ध। ठीक है, किसका युद्ध हुआ था, सिरसा का युद्ध हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
याद रखिएगा 1320 में क्या हुआ था, 1320 में सिरसा का युद्ध हुआ था। और सिरसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था ये मैं आपको बता देता हूँ। सिरसा का युद्ध हुआ था नसीरुद्दीन खलजी और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में हुआ था। यहाँ पे मैं दोनों का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए फिर से मैं यहाँ पे डिटेल से आपको बताता हूँ सिरसा के युद्ध के बारे में। ये आपका हो जाएगा सिरसा का युद्ध। सिरसा का युद्ध पहली बात तो कब हुआ था, सिरसा का युद्ध हुआ था 1320 ईस्वी में, ठीक है। ये आपका 1320 ईस्वी हो गया। अब 1320 ईस्वी में सिरसा का युद्ध हुआ, किस किस के बीच हुआ, ठीक है, किस किस के बीच हुआ। एक तरफ थे आपके नसीरुद्दीन खलजी, क्या थे, एक तरफ थे आपके नसीरुद्दीन खलजी हो जाएंगे, ठीक है। और एक तरफ थे आपके यहाँ पे एक खिलजी, नसीरुद्दीन खिलजी हो गए। और एक तरफ थे आपके गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक हो गया और आपका क्या हो गया, नसीरुद्दीन खलजी हो गया। तो यहाँ से दो चीजें आपको समझनी है। जब आप इंडियन जीके की बात करेंगे तो आपको खलजी वंश के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा और तुगलक वंश के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको खोल के बता देता हूँ। पहली बात तो यही है कि 1320 ईस्वी में क्या होता है, सिरसा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो ये युद्ध हुआ था, सिरसा का युद्ध, ये गयासुद्दीन तुगलक और नसीरुद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था, ठीक है। और नसीरुद्दीन खिलजी जो था, नसीरुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। कौन था, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, कभी भी पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं इस पे बोल रहा हूँ इतना। जो नसीरुद्दीन खलजी जो है, नसीरुद्दीन खलजी क्या हो जाएंगे, नसीरुद्दीन खलजी खिलजी वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खिलजी वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे। और गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक क्या हो जाएंगे, तुगलक वंश के संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक हो जाएंगे। तुगलक वंश के प्रथम शासक कौन बना, वो आपके हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हल्का सा टाइम पीरियड और आप देख लीजिए। खिलजी वंश की जब हम बात करेंगे तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, 1290 से रहा है 1320 ईस्वी तक। कब से कब तक रहा, 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था। तुगलक वंश की बात करेंगे तो तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड रहा है, तुगलक वंश का टाइम पीरियड रहा था 1320 रहा था। क्या रहा था, 1320 रहा था। 1320 से 1354 के आसपास तक रहता है आपका, क्या रहता है, तुगलक वंश रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया खिलजी वंश और तुगलक वंश हो गया है, ठीक है। तो जो तुगलक वंश जो है, तुगलक वंश की यहाँ पे बात अगर की जाती है तो तुगलक वंश के प्रथम शासक कौन हो जाएंगे, तुगलक वंश के प्रथम शासक आपके गयासुद्दीन तुगलक है। और तुगलक वंश कब अस्तित्व में आया, 1320 ईस्वी में आया। 1320 ईस्वी में क्या हो जाता है, 1320 ईस्वी में जो खिलजी वंश है वो समाप्त हो जाता है और खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश आ जाता है। 1320 से 1414 ईस्वी तक, 1320 से 1414 ईस्वी तक कौन रहता है, तुगलक वंश रहता है, ठीक है। तो तुगलक वंश के टाइम पीरियड की अगर बात आ जाए तो तुगलक वंश रहा था 1320 से 1414 ईस्वी तक, ठीक है। और खिलजी वंश कब से कब तक रहा था, 1290 से 1320 तक रहा था। सिरसा का युद्ध कब हुआ था, 1320 में हुआ था। किस कौन कौन से वंश के शासकों के बीच में हुआ था, खिलजी वंश का शासक था, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन खलजी था, नसीरुद्दीन खलजी हो जाएगा। और तुगलक वंश का जो प्रथम शासक जो था, तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, इनके बीच में सिरसा का युद्ध हुआ था 1320 ईस्वी में। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद में कौन सा शासक आता है, मोहम्मद बिन तुगलक आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में ही आपका आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही क्या क्या था, फतेहाबाद को बसाया, हिसार को बसाया, जिसे हिसार फिरोजा के नाम से, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, इसी क्लास के अंदर आपको सारी चीजें, सारी बातें याद हो जाएं, ठीक है। ये था आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश का अंतिम शासक तो मैंने आपको बता दिया है कि नसीरुद्दीन खलजी है। अब आप कमेंट बॉक्स में छापिए कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। खिलजी वंश का संस्थापक आपको बताना है।
तो खिलजी वंश का संस्थापक फटाफट आप कमेंट बॉक्स में छापिए। तो मैं आपको बता देता हूँ खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। कौन था, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या क्या खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश का संस्थापक जो है वो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। अंतिम शासक हो जाएंगे आपके नसीरुद्दीन खिलजी, और सिरसा का युद्ध भी नसीरुद्दीन खिलजी और किसके बीच में हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक के बीच में हुआ था 1320 ईस्वी में। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए 1320 की बात हम कर लिए, तो 1320 से 10 साल और आगे बढ़ जाते हैं, यानी 1330 की हम बात करते हैं। 1330 में क्या हुआ था, 1330 में इब्न बतूता का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था ना। फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए। अब आप लोग फटाफट छापिए कि इब्न बतूता जो है, जो कि एक अरबी यात्री था, जो एक अरबी लेखक था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो इब्न बतूता का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था, 1304 से 1369 ईस्वी तक रहा था। तो सीधी सी बात है, अब 1304 से 1369 ईस्वी के बीच में अगर इब्न बतूता ने सिरसा का उल्लेख किया है तो उसके बारे में भी हमको जानना है। तो 1330 ईस्वी में किया था। 1330 ईस्वी में इब्न बतूता ने सिरसा का उल्लेख जो किया था अपनी पुस्तक रिहेला के अंदर, किसके अंदर किया था, रिहेला के अंदर किया था। वो किस नाम से किया था, वो किस नाम से किया था, वो सिरसा के लिए सिरसुती नाम किया था। क्या क्या था, सिरसा को सुरसुती के नाम से उल्लेख किया था। 1330 के अंदर इब्न बतूता का टाइम पीरियड 1304 से 1369 ईस्वी तक रहा है। जब हम इब्न बतूता की बात करेंगे तो इब्न बतूता एक अरबी यात्री है, और इब्न बतूता की जो फेमस जो बुक है, काफी फेमस है, रिहेला जो है, ठीक है, रिहेला है। रिहेला पुस्तक की जो रचना की थी इब्न बतूता ने, वो अरबी में की थी। उसके अलावा इब्न बतूता ने जो यात्रा जो की थी वो कितनी दूर की थी, 75 मील की, 75,000 मील की यात्रा तय की थी इब्न बतूता ने अपने टाइम पीरियड के अंदर। तो इब्न बतूता ने टोटल यात्रा कितनी की, टोटल यात्रा 75,000 मील की यात्रा की थी। ठीक है, सिरसा की यात्रा कब की थी, 1330 ईस्वी में की थी। 1330 ईस्वी में जो उल्लेख जो मिलता है सिरसा का, वो किस ईस्वी में, किसके बारे में मिलता है, सिरसा का जो उल्लेख मिलता है वो इब्न बतूता की पुस्तक रिहेला के अंदर सिरसुती के अंदर मिलता है। अब हम थोड़ी और आगे बढ़ जाते हैं, देखिए अब जब आप जाओगे, देखिए आगे से पहले हम थोड़ी और पीछे चले जाते हैं। एक फैक्ट मैं यहाँ पे छोड़कर आ गया हूँ, ठीक है, 1212 ईस्वी का एक फैक्ट है जिसको मैं छोड़कर आ गया हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 1212 ईस्वी में क्या हुआ था, 1212 ईस्वी में क्या हुआ था, 1212 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान था अल्तमस। दिल्ली का सुल्तान कौन था, दिल्ली का सुल्तान था अल्तमस। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान कौन हो जाएगा, दिल्ली का सुल्तान था 1212 ईस्वी में अल्तमस। और अल्तमस ने क्या क्या था, अल्तमस ने 1212 ईस्वी में हेमल भट्टी को क्या कर दिया, हेमल भट्टी को सिरसा का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ठीक है, हेमल भट्टी को क्या कर दिया, सिरसा का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब रानिया रियासत के संस्थापक कौन है, रानिया रियासत के संस्थापक हैं वो भट्टी शासक। कौन हो जाएंगे, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन शासकों ने रानिया रियासत की स्थापना की थी। तो भट्टी शासकों ने रानिया रियासत की स्थापना की थी, और हेमल भट्टी को 1212 ईस्वी में अल्तमस के द्वारा क्या कराया गया था, अल्तमस के द्वारा क्या कराया गया, सिरसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल दिक्कत आ गई है और इसको मैं दूर कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट का टाइम आप मुझे दीजिएगा बस। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी समस्या दूर होती हुई, ठीक है, क्षमा चाहूंगा। तो हेमल भट्टी को क्या कर दिया गया, हेमल भट्टी को सिरसा का गवर्नर नियुक्त कर दिया था, किसने, अल्तमस ने, 1212 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। अब हेमल भट्टी की अगर हम बात करेंगे तो हेमल भट्टी कहाँ का शासक था, मतलब कहाँ से संबंध रखता था हेमल भट्टी, हेमल भट्टी जैसलमेर से संबंध रखता था। कहाँ से रखता था, हेमल भट्टी जैसलमेर से संबंध रखता था। जैसलमेर से आया था हेमल भट्टी, और जैसलमेर से आने के बाद में हेमल भट्टी को अल्तमस ने 1212 ईस्वी में सिरसा का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। कहाँ का, सिरसा का। ठीक है, 1320 ईस्वी में सिरसा का युद्ध होता है। 1330 ईस्वी में इब्न बतूता सिरसा का उल्लेख अपनी पुस्तक रिहेला के अंदर करता है। और अब बात आती है
1398 की। सबको याद है, पढ़ते हैं कि भारत पर आक्रमण तैमूर लंग ने कब किया था? 1398 में किया था। अब हम इसको देखते हैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। जब तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था हरियाणा में, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, HSSC क्वेश्चन कैसे पूछेगा? HSSC क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे पहले तैमूर लंग ने आक्रमण किया? ठीक है, तो कौन सा जिला हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सिरसा जिला। अब देखिए यहाँ पे इसका सीधा सा क्वेश्चन में अब आपको मैप पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, मानचित्र में आपको ले जाता हूँ। ये आपका रहा मानचित्र और यहाँ पे ये रहा सिरसा। तो जब हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हरियाणा के पश्चिम ओर से आया था कौन? पश्चिम ओर से आया था आपका तैमूर लंग। कब? 1398 में। और 1398 में जब पश्चिम ओर से आया, ठीक है, पश्चिम ओर से आया, ज्यादातर जो शासक जो आए थे ना, मतलब जब अफगानिस्तान, काबुल, ये सब आप देखोगे, ये सब कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिम से आए थे। तो तैमूर लंग भी जब हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे देखेंगे, देखिए इंडिया का मैप भी ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ये आपका जो ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये आपका हरियाणा है। तो यहाँ से जो ज्यादातर जो शासक आए हैं जिन्होंने आक्रमण इंडिया पे किया है, वो ज्यादातर आए हैं यहाँ से, ईरान और यूनान के रास्ते आए हैं, अफगानिस्तान, ये मतलब उत्तर पश्चिम वाले इलाके से आए हैं। तो तैमूर लंग भी आया था कहाँ से? उत्तर पश्चिम से और है, उत्तर पश्चिम की ओर से आया 1398 में तैमूर लंग। जब उसने हरियाणा में जब वो प्रवेश करेगा उत्तर पश्चिम की ओर से, जब वो उत्तर पश्चिम की ओर से हरियाणा में प्रवेश करेगा, तो हरियाणा के कौन से जिले में एंटर करेगा? हरियाणा के सिरसा जिले में एंट्री करेगा। तो इसलिए हरियाणा के सिरसा जिले पे सबसे पहले कौन से जिले पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने? सिरसा जिले पर किया था 1398 में। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम आगे बात करते हैं इतिहास की। देखिए, अब तैमूर लंग की भी टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड में क्यों बता रहा हूं? इनसे आपको एक वो पता रहता है कि कौन सा शासक कब से कब तक रहा है। उस शासक की बात हम उसी टाइम पीरियड के अंदर करते हैं। ठीक है, उससे हमें कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है, तो जब तैमूर लंग जो है, तैमूर लंग का टाइम पीरियड रहा 1336 से रहा था 1336 से 1404 ईस्वी तक। ठीक है, 1336 से 1404 तक क्या रहा था? 1404 तक तैमूर लंग का टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, तैमूर लंग का मतलब क्या है? मतलब लंग का मतलब है यहाँ पे लंगड़ा। ठीक है, मतलब विकलांग, लंगड़ा। तो तैमूर लंग जो है इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1336 से 1404 तक रहा है। ठीक है, और जो सिरसा पर जो आक्रमण किया था 1398 में किया था। हरियाणा के सबसे पहले जो हरियाणा में किस जिले पर सबसे पहला आक्रमण किया तैमूर लंग ने? सिरसा पर किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1707 की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। 1707 में क्या हुआ था? 1707 में रानिया का युद्ध हुआ था। अब रानिया जो है, रानिया क्या है? रानिया आपके कहाँ पड़ेगी? रानिया सिरसा में पड़ेगी। रानिया की रियासत जो है, रानिया की रियासत भी काफी फेमस है। रानिया की रियासत के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो भट्टी शासक हो जाएंगे। रानिया रियासत के संस्थापक कौन हो जाएंगे? रानिया रियासत के संस्थापक भट्टी शासक हो जाएंगे। और सिरसा जो रानिया का जो युद्ध हुआ था, रानिया का युद्ध कब हुआ था? 1707 ईस्वी में रानिया का युद्ध हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? रानिया का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। ठीक है, रानिया का युद्ध कब हुआ था? 1707 ईस्वी में हुआ था रानिया का युद्ध। और हम आगे बात करते हैं। देखिए, उसके अलावा 1818 की बात अगर हम करें तो 1818 में क्या हुआ था? 1818 में क्या हुआ था? 1818 में रानिया का विद्रोह हुआ था। यहाँ पे दो चीजें आप क्लियर कर लीजिए। पहले दो चीजें आप लोग क्लियर करेंगे। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। दो चीजें आप यहाँ पे क्लियर कर लो। एक तो है क्या, एक आपका हो जाएगा रानिया का युद्ध। ठीक है, रानिया का जब युद्ध की बात करेंगे तो रानिया का युद्ध कब हुआ था? रानिया का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। अगर रानिया के विद्रोह की बात आ जाए, विद्रोह की बात आ जाए तो विद्रोह हुआ था 1818 में। ठीक है, और विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहा था वो विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? रानिया के विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था नवाब जाबित खान। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा कि 1818 में रानिया का विद्रोह हुआ था। रानिया के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन कर रहा था? तो आपको चयन करना है नवाब जाबित खान। क्या कर रहा था? नवाब जाबित खान रानिया का
रानिया के विद्रोह का क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था नवाब जाबिद खां 1818 के अंदर। 1807 में रानिया का युद्ध होता है, क्या होता है, युद्ध होता है। विद्रोह 1818 में होता है। 1707 में क्या होता है, 1707 में रानिया का युद्ध होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और आगे बढ़ेंगे, 1837 की बात आएगी। ठीक है, यहाँ पे 1837 में क्या हुआ था, देखिए 1837 की जब हम लोग बात करेंगे तो 1837 में क्या हुआ था, 1837 में एक जिला बनाया गया, भटियाणा जिला। क्या बनाया गया था, भटियाणा जिला बनाया गया था 1837 में, भटियाणा जिला। और इस भटियाणा जिला का जो मुख्यालय बनाया गया वो किसको बनाया गया, सिरसा को बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 1837 में एक जिला बनाया गया था, भटियाणा जिला। उस जिले का जो मुख्यालय बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, सिरसा को बनाया गया था। लेकिन 1884 में क्या होता है, 1884 में भटियाणा जिले को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, मतलब भटियाणा जिले हटा दिया जाता है। और जो सिरसा जो है इसको क्या बना दिया जाता है, सिरसा को तहसील बना दिया जाता है 1884 के अंदर। और जिला किसको बनाया जाता है, हिसार को। तो हिसार जिले में तहसील के रूप में किसको मिला लिया गया था, तहसील के रूप में मिला लिया गया था सिरसा को, जो कि 1837 में भटियाणा जिले का मुख्यालय हुआ करता था। तो भटियाणा जिले 1884 में तोड़ दिया गया और इसके स्थान पे क्या कि जो हिसार जो जिला है, हिसार जिले की तहसील बना दिया गया किसको, सिरसा को 1884 के अंदर। भटियाणा जिले बनाया गया 1837 में। वहीं पे हम बात करेंगे जो आपका जो भटियाणा जो जिला जो है, जब इसका जो जिला जब इसको बनाया गया था तो सिरसा इसका मुख्यालय बनाया गया था। तो सिरसा का जो प्रथम जो कलेक्टर जो बनाया गया, या फिर भटियाणा का जो प्रथम कलेक्टर जो बना था वो कौन था, वो आपका हो जाएगा कैप्टन थोराबसी। ठीक है, कौन हो जाएगा, कैप्टन थोराबसी को क्या बनाया गया था, कैप्टन थोराबसी को सिरसा का क्या बनाया गया था, सिरसा का कैप्टन थोराबसी को सिरसा का कलेक्टर बनाया गया था जब 1837 में भटियाणा को जिला बनाया गया था। और भटियाणा को जिले बनाने के साथ में सिरसा को मुख्यालय बनाया गया था। मुख्यालय बनाने के बाद में जो भटियाणा का जो पहला जो कलेक्टर जो बनाया गया था, पहला जो डीएम जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, वो कैप्टन थोराबसी को बनाया गया था। और जो कैप्टन थोराबसी था वो कब से कब तक रहा था कलेक्टर, 1837 से 1839 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक रहा था, 1837 से 1839 ईस्वी तक रहा था। ये आपका हो गया सिरसा जिले का तहसील, सॉरी इतिहास क्या हो जाएगा, सिरसा जिले का इतिहास हो जाएगा। इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे सारे क्वेश्चन को मैंने आपको कवर करवा दिया है। सिरसा से आसपास के जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो भी मैंने आपको करा दिया है। और अब हम आगे चलते हैं सिरसा जिले पर, देखते हैं सिरसा जिले के इतिहास से रिलेटेड हमने देख लिया, सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब है सिरसा जिले की प्रमुख संस्थाएं। देखिए ऊंट अनुसंधान केंद्र की हम बात करेंगे तो ऊंट अनुसंधान केंद्र हरियाणा के कौन से जिले में पड़ेगा, ये हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ेगा। कौन से जिले में पड़ेगा, हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ेगा आपका ऊंट अनुसंधान केंद्र। फल उत्कृष्टा केंद्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, छाप लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कि फल उत्कृष्टा केंद्र हरियाणा के कौन से जिले में पड़ता है, फल उत्कृष्टा केंद्र हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ेगा। कौन से जिले में, सिरसा जिले में आपका पड़ेगा फल उत्कृष्टा केंद्र। वहीं पे हम राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय की बात करेंगे तो राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पे पड़ेगा आपका, वो भी आपका कहाँ पे पड़ेगा, वो भी आपका सिरसा के अंदर पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पड़ेगा, वो आपका सिरसा के अंदर पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा मैं इसको कैमरा को सही कर देता हूँ। और ये आपका हो गया क्या, राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र हो गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पे पड़ रहा है, वो भी सिरसा में पड़ रहा है। फल उत्कृष्टा केंद्र आपका कहाँ पड़ेगा, ये भी आपका सिरसा के अंदर पड़ेगा, फल उत्कृष्टा केंद्र। वहीं पे ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पड़ेगा, ऊंट अनुसंधान केंद्र भी आपका सिरसा के अंदर पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं, ये प्रमुख संस्थाएं होगी सिरसा की जो पूछी जा सकती हैं। अब हम महत्वपूर्ण स्थल की बात करते हैं। महत्वपूर्ण स्थल की जब हम बात करेंगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्री बाब ताराजी की कुटिया। क्या है, श्री बाब ताराजी की कुटिया। श्री बाब ताराजी की कुटिया हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से जिले में पड़ेगी, श्री बाब ताराजी की कुटिया आपकी हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ेगी। अब श्री बाब ताराजी की कुटिया के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। और जो श्री बाब ताराजी की जो कुटिया है इसको दो भाइयों ने बनवाया था, उन दो भाइयों का नाम क्या था, एक का नाम था
गोपाल कांडा। क्या था? एक का नाम था गोपाल कांडा, ठीक है। एक आपके हो जाएंगे गोपाल कांडा, एक आपके हो जाएंगे गोविंद कांडा। एक कौन हो जाएंगे? एक आपके हो जाएंगे गोविंद कांडा, ठीक है। गोपाल कांडा और गोविंद कांडा। तो गोपाल कांडा और गोविंद कांडा क्या है? गोपाल कांडा और गोविंद कांडा, इन दोनों भाइयों ने सिरसा जिले के अंदर श्री बाब ताराजी की कुटिया का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? श्री बाब ताराजी की कुटिया का निर्माण करवाया था गोविंद कांडा और गोपाल कांडा, ठीक है। इन दोनों भाइयों ने इसका निर्माण करवाया था। कालातीतर पर्यटन स्थल कहाँ पे पड़ेगा आपका? ये भी हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ेगा। कालातीतर पर्यटन स्थल कौन से जिले में पड़ेगा? हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ेगा। कब बनवाया गया था? 1977 में इसको बनवाया गया था कालातीतर पर्यटन स्थल को, ठीक है। तो कालातीतर पर्यटन स्थल कहाँ पड़ रहा है? हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ेगा। इसका निर्माण कब करवाया गया था? कालातीतर पर्यटन स्थल का निर्माण 1977 में करवाया गया था। वहीं पे हम बात करें दादी सती मंदिर कुम्हारिया की बात करेंगे तो दादी सती मंदिर कुम्हारिया ये आपकी कहाँ पड़ेगी? ये भी आपकी सिरसा के अंदर पड़ेगी। सिरसा के अंदर एक गांव है कुम्हारिया गांव। कौन सा गांव है? कुम्हारिया गांव। तो इसीलिए दादी सती मंदिर कुम्हारिया ये कहाँ पे पड़ेगी? ये सिरसा के अंदर पड़ेगी, क्योंकि सिरसा के अंदर एक गांव है कुम्हारिया गांव, और इसी कुम्हारिया गांव में आपकी क्या है? दादी सती का मंदिर है। इसलिए जब दादी सती का मंदिर पूछा जाए तो दादी सती का मंदिर आपका कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में। यह आपका सिरसा जिले में पड़ेगा, सिरसा जिले के कुम्हारिया गांव में पड़ेगा। डेरा सच्चा सौदा की बात करेंगे। डेरा सच्चा सौदा ये आपका कहाँ पड़ेगा? ये हरियाणा के आपका सिरसा जिले में पड़ेगा। कौन से जिले में पड़ेगा? हरियाणा के सिरसा जिले में डेरा सच्चा सौदा पड़ेगा। और ये जो डेरा सच्चा सौदा है इसको कब बनवाया गया था? इसका निर्माण कब करवाया था? हरियाणा इसका निर्माण करवाया गया था 1948 में। भारत आजाद हुआ 1947 में। भारत की आजादी के एक साल बाद ही, यानी आप बोल सकते हो जिस समय में भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। उसी सन में क्या हुआ था? उसी सन में डेरा सच्चा सौदा का निर्माण करवाया गया था 1948 में। किसका? डेरा सच्चा सौदा का निर्माण सिरसा के अंदर करवाया गया था। ये डेरा सच्चा सौदा का निर्माण किसने करवाया था? संत शाह मस्ताना ने करवाया था। किसने करवाया था? संत शाह मस्ताना ने, ठीक है। संत शाह मस्ताना, ये आप लिख लीजिएगा। संत शाह मस्ताना ने क्या करवाया था? संत शाह मस्ताना ने 1948 में महात्मा गांधी जी के मृत्यु के टाइम के आसपास, जब मृत्यु की हुई थी 1948 में, महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी ना 30 जनवरी 1948 में, ठीक है। उसी समय में 1948 में क्या हुआ था? डेरा सच्चा सौदा। अब याद रख सकते हो महात्मा गांधी की मृत्यु मतलब महात्मा गांधी जो थे सत्य के रास्ते पे चलने वाले थे, मतलब सत्य, ठीक है, मतलब सच, तो सच्चा सौदा, ठीक है। तो सच्चा सौदा का निर्माण, डेरा सच्चा सौदा का निर्माण जब सत्य के पिता नहीं रहे उसके समय में ही 1948 में सिरसा के अंदर, कहां पर? सिरसा के अंदर संत शाह मस्ताना के द्वारा बनवाया गया था डेरा सच्चा सौदा। इसलिए मैं इसको ज्यादा बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक है गुरुद्वारा चोरमार शहीदा। अब ये जो गुरुद्वारा चोरमार शहीदा है इसकी खास बात क्या है? देखिए, कुछ लोग आते थे हरियाणा के अंदर, हैं, कुछ लोग आते थे हरियाणा के अंदर, अलग अलग स्टेट से आते थे वो हरियाणा में, और जो लोग हरियाणा में रास्ता भटके हुए थे, ठीक है, रास्ता भटकना मतलब जो लोग धार्मिक मामलों में रास्ता भटके हुए थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, ठीक है, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी हो, जो लोग रास्ता भटके हुए थे उन भटके हुए लोगों को सलाह देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए कुछ लोग आया करते थे, कुछ लोग घूमते थे, वो आते थे। तो जब वो लोग आते थे, ठीक है, जिस रास्ते से आते थे उस रास्ते पर उन लोगों को क्या किया गया था? उन लोगों को लूटा गया था, ठीक है। क्या किया गया था? उन लोगों को लूटा गया था, उनके साथ में लूट खसोट की गई थी। तो जिन लोगों ने लूटा था उन लोगों को वहां पे क्या कर दिया गया था? उन लोगों को मारा गया था। इसलिए क्या बन गया? चोर मार, मतलब चोरों को मारा गया, लुटेरों को मारा गया था, ठीक है।
जो लुटेरे जो थे उनको मारा गया था। कहाँ पे? सिरसा के अंदर एक जगह है चोरमार, गांव भी है। फिलहाल जब आप जाओगे ना सिरसा के अंदर तो गांव भी एक पड़ता है सिरसा के अंदर, गांव है चोरमार गांव। कौन सा गांव है? चोरमार गांव। कहाँ पे पड़ेगा? हरियाणा के सिरसा में पड़ेगा। तो इसीलिए एक गुरुद्वारा बनाया गया उन सब की याद में, जो जो यहाँ पे शहीद हुए थे उनकी याद में गुरुद्वारा बनाया गया और उसका नाम रखा गया गुरुद्वारा चोरमार शहीदा। ठीक है, और ये गुरुद्वारा चोरमार शहीदा आपका कहाँ पड़ेगा? ये गुरुद्वारा चोरमार शहीदा आपका हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ेगा। और वर्तमान टाइम में जो चोरमार जो है, चोरमार गांव भी है, ये भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका सिरसा के अंदर है। और इससे आप याद रख सकते हो कि गुरुद्वारा चोरमार शहीदा कहाँ है? हरियाणा के सिरसा जिले में। डेरा बाबा भूमन शाह की दरगाह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेरा बाबा भूमन शाह की दरगाह आपकी कहाँ पड़ेगी? हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ेगी। डेरा बाबा भूमन शाह की क्या दरगाह? डेरा बाबा भूमन शाह। ठीक है, डेरा बाबा भूमन शाह कहाँ पे पड़ रही है? डेरा बाबा भूमन शाह आपकी हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ेगी। किससे संबंधित है? कंबोज समाज से संबंधित है। किससे समाज से? कौन से समाज से? कंबोज समाज से, कंबोज समाज से संबंधित है। ठीक है, तो कंबोज समाज से संबंधित आपका कौन सा है? डेरा बाबा भूमन शाह। ये असल में कंबोज समाज का एक क्या है? धार्मिक स्थल है। क्या है? कंबोज समाज का एक धार्मिक स्थल है। ठीक है, और ये डेरा बाबा भूमन शाह जो है, डेरा बाबा भूमन शाह की जो दरगाह है ये सिरसा के अंदर है। ठीक है, और इसके जो संस्थापक जो थे, डेरा बाबा भूमन शाह के जो संस्थापक थे संत भूमन शाह थे। कौन थे? संत भूमन शाह। तो डेरा बाबा भूमन शाह की स्थापना किसने की थी? संत भूमन शाह ने की थी। किसने की थी? संत भूमन शाह ने की थी। कि कहाँ पे की थी? हरियाणा के सिरसा जिले में की थी। कहाँ पे की थी? सिरसा जिले में की थी, जिसको आप संतों की नगरी के नाम से जानते हो, डेरों की भूमि के नाम से जानते हो, वन नगरी के नाम से जानते हो। इसी के अंदर क्या करवाया था? संत भूमन शाह ने डेरा बाबा भूमन शाह की दरगाह का निर्माण करवाया था। और ये जो दरगाह जो है, डेरा बाबा भूमन शाह की दरगाह, ये कंबोज समाज से संबंधित है। असल में ये है कंबोज समाज का एक धार्मिक स्थल है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका हो जाएगा संत भूमन शाह। संत भूमन शाह की, वैसे HSSC इतना डीप पूछेगा नहीं, फिर भी बता देता हूँ। संत भूमन शाह के पिता की जब हम बात करेंगे तो संत भूमन शाह के पिता का नाम हस्साराम था। पिता का नाम क्या था? संत भूमन शाह के पिता का नाम हस्साराम हो जाएगा। माता का नाम रज्जोबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माता का नाम रज्जोबाई हो जाएगा। ठीक है, माता का नाम क्या हो जाएगा? रज्जोबाई हो जाएगा। और पिता का नाम हस्सो राम हो जाएगा। एक मिनट, क्या हो जाएगा? पिता का नाम हो जाएगा हस्सो राम। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण स्थल है। एक है डेरा जीवनगर। एक क्या है? डेरा जीवनगर जो है ये हरियाणा के कौन से जिले में पड़ेगा? ये हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ेगा। डेरा जीवनगर है हरियाणा के सिरसा के अंदर है। डेरा, इसीलिए तो इसको डेरों की भूमि कहा जा रहा है। समझ, सिरसा को क्या कहा जाता है? डेरों की भूमि कहा जाता है। डेरा का सच्चा सौदा भी भाई सिरसा के अंदर है। डेरा बाबा भूमन शाह की दरगाह भी डेरा सिरसा के अंदर है। डेरा जीवनगर जो है ये भी सिरसा के अंदर है, ये महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, अब जो डेरा जीवनगर जो है इसकी खास बात यह है, इसका जो निर्माण करवाया था, डेरा जीवनगर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे ये थोड़ी मैं इसको साफ कर देता हूँ। किसने करवाया था? डेरा जीवनगर का स्थापना किसने करवाया था? डेरा जीवनगर की स्थापना करवाई थी, किसने करवाई थी? महाराजा प्रताप सिंह ने करवाई थी। किसने करवाई थी? महाराजा प्रताप सिंह ने करवाई थी। ठीक है, महाराजा प्रताप सिंह ने करवाई थी। अब महाराजा प्रताप सिंह ने इस डेरा जीवनगर की स्थापना करवाई सिरसा के अंदर। अब ये जो जीवनगर है, ये जीवनगर नाम इसका, डेरा जीवनगर नाम इसका क्यों दिया? क्योंकि जो महाराजा प्रताप सिंह था ना, महाराजा प्रताप सिंह की माता का जो नाम था, महाराजा प्रताप सिंह की माता का नाम था जीवन कौर। क्या था? जीवन कौर। और इसी अपनी माता के नाम पर महाराजा प्रताप सिंह ने अपनी माता के नाम पर, जीवन कौर के नाम पर क्या कर दिया? जीवन कौर के नाम पर सिरसा के अंदर डेरा जीवनगर का एक महत्वपूर्ण स्थल बना दिया, जो कि कई बार HSSC के द्वारा पूछा गया है, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाबा रामदेव जी का मंदिर जो है, बाबा रामदेव जी का मंदिर आपका कहाँ पड़ेगा? ये भी हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ेगा। बाबा रामदेव जी का मंदिर कहाँ पे पड़ेगा? हरियाणा के सिरसा जिले में आपका पड़ेगा बाबा रामदेव जी का मंदिर। ठीक है, तो ये सारे आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। श्री बाब तारा जी की कुटिया हो गई, काला तीतर पर्यटन स्थल हो गया, दादा
दादी सती मंदिर कुम्हारिया हो गया, डेरा सच्चा सौदा हो गया, गुरुद्वारा चोरमार संहिता हो गया, डेरा बाबा भूमन शाह की दरगाह हो गया, डेरा जीवनगर हो गया, बाबा रामदेव जी का मंदिर हो गया। ये सारे कहाँ पर है? ये सारी चीजें आपकी सारे महत्वपूर्ण स्थल कहाँ पर हैं? सारे महत्वपूर्ण स्थल सिरसा के अंदर हैं। आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सिरसा के बारे में बहुत कुछ जान चुके प्रमुख व्यक्ति। यहाँ पे आपको मजा आने वाला है और यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन जीके प्लस हरियाणा जीके। हरियाणा जीके क्यों? क्योंकि चौधरी देवीलाल के बारे में पढ़ रहे हो तो हरियाणा जीके के बारे में भी, और फिर श्वेता पूनिया के बारे में देखेंगे, सरदार सिंह के बारे में देखेंगे, शंकर जादूगर के बारे में देखेंगे। ये सारे जो प्रमुख व्यक्ति हैं, इन सारे व्यक्तियों का, इन चारों महत्वपूर्ण व्यक्तियों का, इन चारों महान हस्तियों का जो जन्म है वो हरियाणा के सिरसा के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ था। इसीलिए हम अब देखने वाले हैं हरियाणा के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, हरियाणा के जो सिरसा जिले से संबंध रखने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल, जिसको कि आप शेर ए हरियाणा के नाम से जानते हो। किसके नाम से? शेर ए हरियाणा के नाम से जानते हो। किसके नाम जानते हो? शेर ए हरियाणा के। कुछ लोग कहते हैं कि किसानों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। नहीं, ये गलती मत करिएगा। चौधरी देवीलाल को किसानों के मसीहा के नाम से नहीं जाना जाता है। चौधरी देवीलाल को शेर ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। किसानों के मसीहा के नाम से तो चौधरी छोटू राम को जाना जाता है। दीन बंधु सर छोटू राम को किसके नाम से जाना जाता है? किसानों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। उस पे हमने एक अलग से हरियाणा के प्रमुख व्यक्ति जो रहे हैं उनकी एक सीरीज है, उसमें हमने आपको बताया है इन सब के बारे में, चौधरी देवीलाल के बारे में, सर छोटू राम के बारे में, और भी जितने भी हरियाणा के प्रमुख व्यक्ति रहे हैं सबके बारे में हमने वहाँ पे बताया है। अगर आप अलग से चौधरी देवीलाल की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हाल ही में इसके ऊपर एक क्लास ली गई थी, इनके ऊपर चौधरी देवीलाल के ऊपर हमने डिटेल से आपको सारा कुछ उसमें बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। अब चौधरी देवीलाल जो है हरियाणा शेर ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। शेर ए हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। चौधरी देवीलाल जी की जब हम बात करेंगे, जन्म कब हुआ था? चौधरी देवीलाल जी का जन्म हुआ था 25 सितंबर। कब हुआ था? 25 सितंबर 1914 में। कब हुआ था? 25 सितंबर 1914 में हुआ था। 25 सितंबर 1914 में चौधरी देवीलाल जी का क्या हुआ था? चौधरी देवीलाल जी का जन्म हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? चौटाला गांव में हुआ था। ये चौटाला गांव कहाँ पे पड़ेगा आपका? चौटाला गांव आपका पड़ेगा हरियाणा के सिरसा जिले में। कौन से जिले में पड़ेगा? हरियाणा के सिरसा जिले में चौटाला गांव पड़ेगा आपका, जो कि 25 सितंबर 1914 में क्या हुआ था? 25 सितंबर 1914 में चौधरी देवीलाल जी का जन्म हुआ था। चौटाला गांव जो कि सिरसा के अंदर पड़ेगा, इसी में चौधरी देवीलाल जी का क्या हुआ था? इसी गांव में चौधरी देवीलाल जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चौधरी देवीलाल जी को शेर हरियाणा के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, चौधरी देवीलाल जी का जो निधन जो हुआ था वो 6 अप्रैल 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 2001 को हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चौधरी देवीलाल जी की समाधि स्थल कहाँ पे है? समाधि स्थल की हम बात करेंगे, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में संघर्ष घाट के अंदर है। कहाँ पे? संघर्ष घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संघर्ष घाट के नाम से जाना जाता है। तो चौधरी देवीलाल संघर्ष घाट आपका हो जाएगा। तो चौधरी देवीलाल जी का जो क्या हो जाएगा? समाधि स्थल कहाँ पे है? समाधि स्थल न्यू दिल्ली के अंदर है। मृत्यु कब होती है? चौधरी देवीलाल जी की मृत्यु हुई थी 2001 में, 6 अप्रैल 2001 में। जन्म कब हुआ था? 1914 में हुआ था, 25 सितंबर 1914 में, चौटाला गांव सिरसा के अंदर। मृत्यु कब हुई? 6 अप्रैल 2001 को नई दिल्ली के संघर्ष घाट के अंदर चौधरी देवीलाल जी की समाधि है। वहीं पे हम बात करें चौधरी देवीलाल जी की, तो चौधरी देवीलाल जी शेर हरियाणा के नाम से जाना जाता है। और चौधरी देवीलाल जी के पिताजी का नाम है लेखराम। क्या हो जाएंगे? चौधरी देवीलाल जी के पिता का नाम लेखराम है। माता का नाम सुंगा देवी है, श्रीमती सुंगा देवी। माता का नाम क्या हो जाएगा? माता का नाम हो जाएगा सुंगा देवी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुंगा देवी हो जाएगा। है, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और मुख्यमंत्री के पद पर भी चौधरी देवीलाल रहे हैं। वैसे भारत के पूर्व जब हम बात करते हैं पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे थे चौधरी देवीलाल जी की हम बात करेंगे तो चौधरी देवीलाल जी 1977 से
1977 से 1979 तक, ठीक है, 1977 से 1979 तक क्या रहा था, हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा था, ठीक है, 1977 से 1979 तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा था। ये पहली बार जब बना था, ठीक है, प्रथम बार क्या रहा था, प्रथम बार रहा था। दूसरी बार जब रहा था, दूसरी बार जो चौधरी देवीलाल हरियाणा का मुख्यमंत्री बना, हरियाणा का सीएम बना, 1987 से 1989 तक रहा था। कब से कब तक रहा था, 1987 से 1989 तक रहा था, ठीक है। तो 1987 से 1989 तक दूसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा था चौधरी देवीलाल। उप प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो उप प्रधानमंत्री कब से कब तक रहा था, उप प्रधानमंत्री रहा था 1989 से 1991 तक, ठीक है, 1989 से 1991 तक, ठीक है, 1989 से 1991 तक क्या रहा था, 1989 से 1991 तक चौधरी देवीलाल जी है, चौधरी देवीलाल जी हरियाणा भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है, उप प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। चौधरी देवीलाल जी के बारे में एक और खास बात है, देखिए इस पे हम अलग से वीडियो डाल चुके हैं ना, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता रहे हैं। आप वहाँ पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जब आप जाओगे तो आप उस वाली क्लास को देख लेना। लगभग 10 मिनट की क्लास है, उसमें हमने आपको बताया चौधरी देवीलाल के बारे में डिटेल से, सारा कुछ आपको वहाँ पे हमने बताया है, ठीक है। तो ये छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। 1900 देखिए, अब 1900 उप प्रधानमंत्री कब से कब तक रहा था, 1989 से 1991 तक रहा था, और फिर 1998 में राज्यसभा सदस्य बन गया था चौधरी देवीलाल, राज्यसभा सदस्य बन गया, और राज्यसभा सदस्य के पद पे ही क्या हो जाती है, चौधरी देवीलाल जी की मृत्यु हो जाती है 2001 में, 6 अप्रैल 2001 में, ठीक है। ये एक बेसिक सा परिचय जो है वो मैंने आपको चौधरी देवीलाल जी के बारे में बताया है, और जिसको कि आप शेर हरियाणा के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं सविता पूनिया। सविता पूनिया के बारे में हम मानते हैं, सविता पूनिया के बारे में जानते हैं। देखिए सविता पूनिया की अगर हम बात करें, सविता पूनिया का जन्म 11 जुलाई 1990 में हुआ था सिरसा के अंदर। कब हुआ था, 11 जुलाई 1990 में हुआ था। कब हुआ था, 11 जुलाई 1990 में हुआ था, ठीक है। 11 जुलाई 1990 में सविता पूनिया का जन्म हुआ था। कहाँ पर, जोधकन गांव के अंदर। कौन से गांव में हुआ था, जोधकन गांव में हुआ था। जोधकन गांव कहाँ पे पड़ता है, जोधकन गांव सिरसा के अंदर पड़ेगा, ठीक है। तो जो सविता पूनिया है, सविता पूनिया का जो जन्म जो है वो सिरसा के जोधकन गांव में 11 जुलाई 1990 को हुआ था, ठीक है। अब सविता पूनिया की हम बात करें, सविता पूनिया एक हॉकी खिलाड़ी है, ठीक है, जो कि एक गोलकीपर है, ठीक है। क्या है, सविता पूनिया एक हॉकी खिलाड़ी, क्या हो जाएगी, सविता पूनिया एक हॉकी खिलाड़ी है, गोलकीपर है, ठीक है। और सविता पूनिया ने क्या किया, सविता पूनिया ने 2016 में क्या किया था, 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया था, ठीक है। किसमें, 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया था। उसके अलावा हम बात करें सविता पूनिया की, तो सविता पूनिया को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2018 में सविता पूनिया को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपको बताना है अर्जुन पुरस्कार से। अर्जुन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। 2018 में सविता पूनिया को दिया गया था। सविता पूनिया एक हॉकी खिलाड़ी है जो कि जोधकन गांव सिरसा के अंदर जन्मी थी 11 जुलाई 1990 को। और अर्जुन पुरस्कार की अब हम यहाँ पे बात कर लिए हैं, तो 2018 में सविता पूनिया को मिला था अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की बात की रहे तो अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। पहली बार कब दिया गया था अर्जुन पुरस्कार, पहली बार 1961 में दिया गया था। पहली बार कब दिया गया था, भारत सरकार के द्वारा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी, यानी 1961 में पहली बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। कितने खिलाड़ियों को दिया गया था, टोटल 19 खिलाड़ियों को पहली बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1961 में, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार में क्या 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 दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। कितने, 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, और साथ में एक अर्जुन की कांस्य की मूर्ति होती है, ठीक है। क्या होती है, अर्जुन की कांस्य की मूर्ति होती है, कांस्य की प्रतिमा होती है, ठीक है। अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा प्लस में 15 लाख रुपए केस, ठीक है, और एक साथ में प्रशस्ति पत्र होता है,
इन 15 लाख रुपए, अर्जुन की कांसे की मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र, इन 3 चीज़ों को अर्जुन पुरस्कार में खिलाड़ी के लिए दिया जाता है, सम्मानित जब किया जाता है। और पहली बार कब दिया गया था अर्जुन पुरस्कार से? 19 खिलाड़ियों को 1961 में सम्मानित किया गया था। पहली बार अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 1961 में की गई थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। सविता पूनिया को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? सविता पूनिया को अर्जुन पुरस्कार 2018 में मिला था। वैसे 2018 में मिला था, और वैसे 2016 में क्या था, सविता पूनिया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी हिस्सा ले चुकी थी, जो कि 2016 के अंदर हुए थे। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो सविता पूनिया जो है ये हॉकी खिलाड़ी हैं, गोलकीपर हैं, और सिरसा से इनका संबंध है जोधकन गांव से। आगे हम बात करें सरदार सिंह की बात जब हम करते हैं, तो सरदार सिंह का जो संबंध है वो कहाँ से है? सरदार सिंह का संबंध भी हरियाणा के सिरसा जिले से है। कहाँ से है? हरियाणा के सिरसा जिले से है सरदार सिंह का संबंध। ठीक है, यहाँ पे मैं देखिए लिख देता हूँ, हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध है सरदार सिंह का। सरदार सिंह का है, सरदार सिंह भी एक हॉकी खिलाड़ी हैं। सरदार सिंह भी क्या है? सरदार सिंह भी एक हॉकी खिलाड़ी हैं, और सरदार सिंह मिडफील्डर हैं। ठीक है, सरदार सिंह मिडफील्डर हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं, और सिरसा से इनका संबंध है। और 15 जुलाई 1986 को क्या हुआ था? 15 जुलाई 1986 को क्या होता है? सरदार सिंह का जन्म होता है। कहाँ पे? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है। 15 जुलाई 1986 के अंदर हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर सरदार सिंह का जन्म होता है। और सरदार सिंह एक हॉकी खिलाड़ी हैं जिसको 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2015 में किससे सम्मानित किया गया था? 2015 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 2015 में किससे सम्मानित किया गया? 2015 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सविता पूनिया की बात आ जाए तो सविता पूनिया को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि सरदार सिंह की बात आ जाए तो सरदार सिंह को 2012 में क्या था? भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2015 में सरदार सिंह को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अर्जुन पुरस्कार की क्षमा चाहूंगा। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। पहली बार 19 खिलाड़ियों को दिया गया था। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा हम बात करें शंकर जादूगर की बात करें तो भारत का फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध जो जादूगर है वो शंकर जादूगर है। शंकर जादूगर का जो संबंध है वो भी हरियाणा के कहाँ से है? हरियाणा के सिरसा जिले से पड़ेगा। तो इन चारों महान हस्तियों का संबंध कहाँ से है? हरियाणा के सिरसा जिले से है। कहाँ से? हरियाणा के सिरसा जिले से। शंकर जादूगर, सरदार सिंह, सविता पूनिया और चौधरी देवीलाल। सविता पूनिया और सरदार सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं। 2018 में सविता पूनिया को क्या किया गया था? 2018 में सविता पूनिया को अर्जुन पुरस्कार, 2012 में सरदार सिंह को अर्जुन पुरस्कार, 2015 में सरदार सिंह को पद्म श्री पुरस्कार। ठीक है, 2016 में सविता पूनिया ने क्या किया था? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया था। लेकिन जो है स्वर्ण पदक यहाँ पे जो वो जीत कर लाती हैं सविता पूनिया। ठीक है, ये आपको सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो सिरसा से रिलेटेड जो भी हरियाणा के प्रमुख जो महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व रहे हैं सबको मैंने आपको बता दिया है, हरियाणा के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। अब थोड़ा आगे हम चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ऐलनाबाद। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डिटेल से ऐलनाबाद, मडवाली, डबवाली ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो रानिया हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐलनाबाद की। ऐलनाबाद की देखिए खास बात क्या है। ऐलनाबाद की जब हम बात करते हैं तो पहली बात तो ऐलनाबाद जो है, ऐलनाबाद की जब हम बात करेंगे, ऐलनाबाद ये 1863 में क्या हो गया था? जलमग्न हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था? 1863 में जलमग्न हो गया था। और ये क्या हो गया भाई? ऐलनाबाद जो है 1863 में जल में मिल गया, पानी में मिल गया। और ये क्या हो गया? ये नगर जो है, ये शहर जो है ये समाप्त हो गया क्योंकि वो जल में मिल गया ना। तो इसलिए 1863 में क्या हो गया? ये जलमग्न हो गया। किसकी वजह से जलमग्न हो गया था? घग्गर नदी। जब आप देखोगे, देखिए मानचित्र पर मैं आपको लेके चलता हूँ, नदियों के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नदियों पे हालांकि हमने एक क्लास भी ले रखी है, अगर आपने नहीं देखी वहां से जाकर आप देख सकते हो, डिटेल से मैंने आपको बताया था। ये रहा आपका सिरसा। जब आप ऐसे देखोगे ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपकी निकलेगी। ठीक है, यहाँ से हरियाणा में प्रवेश करेगी यमुना नदी, और यमुना नदी इस तरीके से आ जाएगी हरियाणा के पूर्व में बहती हुई,
इस तरीके से आ जाएगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दिल्ली के होते हुए पूर्व में इस तरीके से आएगी, कहने का मतलब ये, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ से देखिए आप देखोगे इस तरीके से क्या है, इसी तरीके से लगती हुई क्या जाएगी, हरियाणा में घग्गर नदी जाएगी। तो ये दो नदियाँ, इन घग्गर नदी और यमुना नदी के बीच में क्या पड़ता है, घग्गर नदी और यमुना नदी के बीच में पड़ेगा आपका क्या पड़ेगा, हरियाणा पड़ेगा। तो अब जो ये है ये सिरसा है, इसी सिरसा के अंदर क्या है, ऐलनाबाद है, और यहीं पे क्या घग्गर नदी भी जा रही है भाई, सिरसा से तो घग्गर नदी भी होके जा रही है। अब ये जो घग्गर नदी है इसमें क्या हो गई, बाढ़ आ गई, घग्गर नदी के पानी के कारण बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ आने की वजह से ऐलनाबाद जो है, ऐलनाबाद 1863 ईस्वी में क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था, ठीक है। क्या हो गया, 1863 ईस्वी में जलमग्न हो गया, और ये नगर जो था ये समाप्त हो गया था। अब इस नगर को, ऐलनाबाद शहर को बसाया किसने था, ऐलनाबाद शहर को बसाया था J.H. ओलिवर ने। किसने बसाया था, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, J.H. ओलिवर ने बसाया था, ठीक है। किसने, J.H. ओलिवर ने किसको बसाया था, ओलिवर ने ऐलनाबाद को बसाया था। अब J.H. ओलिवर जो है ये इसकी एक पत्नी थी, ठीक है, पत्नी का नाम था एलेना, तो J.H. ओलिवर की पत्नी का नाम एलेना था, और अपनी पत्नी के नाम पर ही अपनी पत्नी एलेना के नाम पर ही क्या कर दिया, एलेना के नाम पर ही इस जो सिरसा के अंदर जो नगर बसाया था, इस नगर का नाम, इस शहर का नाम ऐलनाबाद रख दिया था J.H. ओलिवर ने। J.H. ओलिवर कौन था, J.H. ओलिवर उपायुक्त था, कौन था, उपायुक्त था, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ऐलनाबाद से रिलेटेड, ठीक है, पता चल गया। ये आपका था ऐलनाबाद से रिलेटेड जो आपको बताना था, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा हम बात करें, ऐलनाबाद सिरसा की तहसील भी है, क्या, ऐलनाबाद सिरसा की तहसील भी है और उपमंडल भी है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, और साथ में खंड भी है भाई। ऐलनाबाद क्या है, ऐलनाबाद सिरसा की क्या हो जाएगी, तहसील भी हो जाएगी, ठीक है, तहसील भी हो जाएगी, ठीक है, और भैया मंडल भी हो जाएगी, ठीक है, उपमंडल भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उपमंडल भी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, और खंड भी हो जाएगी, ठीक है, खंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐलनाबाद के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखते आगे चलते हैं, आगे आपका कौन सा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्रमुख व्यक्ति भी हो गए, और ये आपका ऐलनाबाद। अब आते हैं मंडी डबवाली। देखिए मंडी डबवाली की जब हम बात करेंगे, तो मंडी डबवाली की एक खास बात यह है कि इस मंडी डबवाली को, पहली बात तो यही है कि इसको किलियावली के नाम से भी जाना जाता है। किसके, किलियावली मंडी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, किलियावली मंडी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, किलियावली मंडी के नाम से जाना जाता है मंडी डबवाली को। किसको, मंडी डबवाली को किलियावली डबवाली के नाम से जाना जाता है, मंडी डबवाली को, ठीक है। अब ये डबवाली नाम पड़ा क्यों है, मंडी डबवाली जो, ये डबवाली जो नाम जो है, ये डबवाली नाम पड़ा क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए डबवाली नाम के जब हम बात करेंगे, तो ये जो क्षेत्र जो था ना, घग्गर नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, क्योंकि सिरसा जो है घग्गर नदी के किनारे तो पड़ रहा है, घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी कहाँ पे पड़ रही है, घग्गर नदी के पास में ही क्या है, आपका सिरसा पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए घग्गर नदी जा रही है, घग्गर नदी के दक्षिण में क्या, दक्षिण में सिरसा ही है, ठीक है। तो इस वाला जो इलाका था, घग्गर नदी का जो तटीय जो इलाका था, मतलब सिरसा वाला इलाका जो है, ठीक है, ये जो इलाका था, इसमें क्या होती थी, इसमें एक खास किस्म की क्या होती थी, डाब होती थी। क्या होती थी, डाब होती थी, ठीक है। हमारे अब जब हम आम देसी भाषा में अगर बोले तो दूब होती थी, दूब, जिसको गाय भैंस बकरी ये सब चरती है ना, जिसका जो ये चारा के रूप में जिसको हम देखते हैं ना, ये खेतों में मिलता है। तो ये जो है डाब जो है, डाब जो थी, तो ये जो घग्गर नदी के आसपास का जो किनारा था, एक खास किस्म की डाब होती थी, या फिर आप इसको डाब नहीं तो डाब भी बोल सकते हो, डाब या डाब, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में होती थी। अधिक मात्रा में होने की वजह से इस क्षेत्र का नाम क्या कर दिया गया, इस क्षेत्र का नाम डाब वाली हो गया, ठीक है। अधिक डाब होने के कारण इस क्षेत्र का नाम डाब वाली हो गया, और धीरे धीरे ये बदलते बदलते डाब वाली से क्या हो गया, डब वाली हो गया, डाब वाली से बदलते बदलते ये डब वाली हो गया, ठीक है। तो ये था मंडी डबवाली का नाम का इतिहास, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इस मंडी डबवाली को किस नाम से जाना जाता है, किलियावली मंडी के नाम से भी जाना जाता है। रानिया की हम बात करते हैं, रानिया की रियासत भी रह चुकी है। रानिया रियासत के संस्थापक कौन थे, भट्टी शासक थे। कौन थे, भट्टी शासक थे।
उसके अलावा रानिया की हम बात करें, रानिया का विद्रोह हुआ था, कब हुआ था रानिया का विद्रोह? 1818 में रानिया का विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? नवाब जाबित खां कर रहा था। कौन कर रहा था? नवाब जाबित खां कर रहा था। कौन कर रहा था? नवाब जाबित खां इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। उसके अलावा रानिया की हम बात करेंगे, रानिया का युद्ध भी हुआ था। रानिया का युद्ध कब हुआ था? रानिया का युद्ध 1707 में हुआ था, वो मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीजें। उसके अलावा रानिया में क्या था? रानिया में एक O2 हेड स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? O2 हेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि O2 हेड कहाँ पे पड़ेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि O2 हेड हरियाणा के कौन से जिले में है? O2 हेड हरियाणा के सिरसा जिले में है। ये कब स्थापित किया गया था? O2 हेड स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था 1986 और 87 में है। तो मतलब इसका जो निर्माण कार्य जो आरंभ हुआ था वो 1986 और 87 में हो गया था। 1986 में आरंभ हो गया था, ठीक है। 1986-87 में O2 हेड का निर्माण कार्य आरंभ हो गया था। तो अब आप एग्जाम में आ जाता है कि O2 हेड कहाँ पर है? O2 हेड आपका पड़ेगा हरियाणा के कौन से जिले में पड़ेगा? हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ेगा। कौन से जिले में पड़ेगा? हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ेगा आपका O2 हेड, ठीक है। अब उसके अलावा हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। मेले और देख लेते हैं, सिरसा से रिलेटेड जो प्रमुख मेले जो हैं उनको और देख लेते हैं। देखिए ये आपके सामने प्रमुख मेले रहे सिरसा के अंदर। तीजों का मेला कहाँ पे लगता है? हरियाणा के सिरसा जिले में लगता है तीजों का मेला, ठीक है। तीजों का मेला कहाँ लगता है? तीजों का मेला हरियाणा के सिरसा जिले में लगता है। गणनौर का मेला कहाँ पे लगता है? गणनौर का मेला हरियाणा के सिरसा जिले में लगता है, गणनौर का मेला, ठीक है। गणनौर का मेला कहाँ लगता है? सिरसा जिले में। तीजों का मेला सिरसा जिले में। बाबा सरसाईनाथ का मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाबा सरसाईनाथ का मेला कहाँ लगता है? बाबा सरसाईनाथ का मेला भी सिरसा में लगता है। सरसाई सिरसा मतलब सरसाई सिरसा ऐसा लगा सकते हो। सरसा मतलब सारस मतलब सरसाईनाथ, ऐसे रिलेट कर लो, ठीक है। तो सरसा यानी सरसा यहाँ पे देखिए सरसा लिखा हुआ है ना, सरसा, और तो सिरसा से रिलेट कर सकते हो। तो बाबा सरसाईनाथ का मेला सरसा के अंदर लगेगा, यानी सिरसा के अंदर लगेगा। बाबा भूमग वाह का मेला कहाँ पे है? ये भी सिरसा के अंदर है। और बाबा भूमन शाह की दरगाह कहाँ पर है? ये भी सिरसा के अंदर है। और बाबा भूमन वाह का मेला कहाँ पे लगता है? बाबा भूमन वाह का मेला भी हरियाणा के सिरसा जिले में लगता है। रामदेव जी का मेला कहाँ पे लगेगा? रामदेव जी का मेला भी हरियाणा के सिरसा जिले में लगेगा। कहाँ पे लगेगा? हरियाणा के सिरसा जिले में लगेगा रामदेव जी का मेला। राधा स्वामी का मेला कहाँ पे लगेगा? राधा स्वामी का मेला हरियाणा के सिरसा जिले में लगेगा। और गुरु नानक देव पर्व का मेला कहाँ पे मिलेगा? गुरु नानक देव पर्व का मेला भी हरियाणा के सिरसा जिले में लगता है। कहाँ पे लगता है? हरियाणा के सिरसा जिले में गुरु नानक देव पर्व का मेला लगता है। राधा स्वामी का मेला हरियाणा के सिरसा में लगता है। रामदेव जी का मेला हरियाणा के सिरसा में लगता है। बाबा भूमग वाह का मेला भी हरियाणा के सिरसा में लगता है। बाबा सरसाईनाथ का मेला भी हरियाणा के सिरसा में लगता है। ये जितने भी मेले हैं ये सारे के सारे मेले हरियाणा के सिरसा जिले में लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं? हरियाणा के सिरसा जिले में लगते हैं। अब हम महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं सिरसा की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका पता होना अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए सर्वाधिक कपास एवं गेहूं उत्पादन वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक कपास एवं गेहूं उत्पादन वाला जिला आपका हो जाएगा कौन सा? सिरसा। और सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला जिला आपका कौन सा है? कमेंट बॉक्स में छापिए फटाफट। सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला जिला या फिर धान का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है? धान का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कपास और गेहूं की बात करेंगे तो कपास और गेहूं सर्वाधिक कौन से जिले में उत्पादित किया जाता है? कपास और गेहूं उत्पादित किया जाता है हरियाणा के सिरसा जिले में, ठीक है। तो कपास और गेहूं उत्पादन वाला जिला हो जाएगा आपका सिरसा। चावल उत्पादन वाला जिला हो जाएगा आपका, सर्वाधिक चावल उत्पादन जिला वाला हो जाएगा आपका करनाल। कौन सा हो जाएगा? करनाल हो जाएगा। करनाल को ही धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला जिला आपका हो जाएगा सिरसा, ठीक है। तो नहर के द्वारा जो सिंचाई होती है हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? हरियाणा में सबसे ज्यादा नहरी सिंचाई सिरसा जिले के अंदर होती है। तो सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला जिला आपका सिरसा हो जाएगा। सर्वाधिक गाय वाला जिला, ठीक है, गाय और गौशालाओं वाला जो जिला है हरियाणा में, सर्वाधिक गाय और गौशालाओं वाला जिला जो है वो भी कौन सा है? वो भी आपका सिरसा है। देखिए जब गाय की बात आए, गौ माता की जब बात आए, ठीक है, गौ माता की जब बात आए, गाय माता की बात आए,
तो हरियाणा के सिरसा जिले में सबसे अधिक गौ माताएं हैं, ठीक है। और साथ में गौशालाओं की जब हम बात करेंगे, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर ही कितनी है गौशालाएं हैं, सर्वाधिक गौशालाएं हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ेंगी। वहीं पे सर्वाधिक रक्तदान दाता वाला जिला, मतलब सबसे अधिक रक्तदान देने वाला जो जिला है, रक्तदान करता है, वो जिला कौन सा है? हरियाणा का सिरसा जिला है। तो सर्वाधिक रक्तदान दाता वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका? सर्वाधिक रक्तदान दाता वाला जिला भी आपका सिरसा है। सर्वाधिक गाय वाला जिला भी आपका सिरसा है। सर्वाधिक गौशालाओं वाला जिला भी आपका सिरसा है। हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फॉर्म हरियाणा के हिसार में पड़ेगा, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा पशु फॉर्म भी हरियाणा के हिसार में पड़ेगा, ठीक है। ये सारा पता होना चाहिए। अगर गाय की बात की जाए तो हरियाणा के सर्वाधिक गाय वाला जिला जो है वो सिरसा है, ना कि हिसार है, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट करनी है। सबसे अधिक रक्तदान वाला जो जिला है वो भी आपका सिरसा है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो अबू शहर के अंदर है। अबू शहर कहाँ पे पड़ेगा आपका? हरियाणा के सिरसा के अंदर पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? हरियाणा के सिरसा के अंदर अबू शहर पड़ेगा। और इसी अबू शहर के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। सच डेयरी की बात की जाए तो हरियाणा में जो सच डेयरी है ये हरियाणा में कहाँ पे पड़ेगी? हरियाणा के सिरसा जिले में सच डेयरी पड़ेगी। डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे पड़ेगा? डेरा सच्चा सौदा भी आपका हरियाणा के सिरसा में पड़ेगा। सच डेयरी भी आपकी हरियाणा के सिरसा में पड़ेगी। और हरियाणा जो सिरसा जो है, सिरसा का जो नामकरण जो हुआ है वो शाश्वत ऋषि के नाम पर हुआ है। किसके नाम पर? शाश्वत ऋषि और सिरिसवन के नाम पर हुआ है, ठीक है। सिरिसवन और शाश्वत ऋषि के नाम पर हरियाणा के जो सिरसा जो जिला है, देखिए कहावत का अकॉर्डिंग राजा सारस की भी बात आती है। किसकी बात आती है? राजा सारस की बात आती है कि 1357 ईस्वी में राजा सारस ने इस नगर को बसाया था, है। अगर ऑप्शन में राजा सारस ना आए तो फिर ये अगर आपको मिलता है शाश्वत ऋषि, तो आपको शाश्वत ऋषि के से चयन करना है, क्योंकि शाश्वत ऋषि के नाम पर क्या है, जो सिरसा जो है सिरसा का नामकरण हुआ है, या फिर सिरिसवन के नामकरण पर। इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन में मिलेगा, आपको वही चयन करना है, ठीक है। और अगर तीनों के मान लो तीनों में से तीनों आते हैं तब आपको सारस, राजा सारस टिक करना है। क्या करना है? राजा सारस टिक करना है, ठीक है। राजा शाश्वत ऋषि के नाम पर, या फिर सिरिसवन के नाम पर, या फिर राजा सारस के नाम पर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी आपका कौन सा है? सिरसा है। कितना जन घनत्व है? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? वो भी आपका सिरसा है। कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्रफल है। और इसी के साथ में ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया सिरसा जिला। और अब हम आगे देखते हैं सिरसा जिले, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे जिले पर बात करते हैं, तो इससे पहले देखिए बहुत मेहनत से ये वीडियो कंप्लीट की जा रही है, बहुत मेहनत से कंटेंट ढूंढा है, बहुत मेहनत से, यार सही रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। बहुत मेहनत से ये जो इतने सारे फैक्ट्स, इतनी आसपास की चीज़ें, इतने इंडियन जीके प्लस हरियाणा जीके को एक दूसरे से रिलेट करते हुए आपको, मेरे हिसाब से तो कोई इस अन्य चैनल पर नहीं मिल रहा होगा ऐसा कंटेंट, ठीक है। और ये जो कंटेंट जो है ना, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ, आप कंपेयर कर लेना कोई भी यूट्यूब चैनल हो, जो बड़े से बड़े जो चैनल हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, आज से 3-4 साल पहले से काम कर रहे हैं, उनसे आप कंपेयर कर लेना। हमारा कोई भी एक जिला पढ़ लेना और उनके चैनल से एक जिला पढ़ लेना। अगर हमारे जिले से, अगर हमारे कंटेंट से ज़्यादा कंटेंट अगर आपको उस वाले चैनल पर मिलता है, तो आप हंसते हुए, खेलते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए जाइए और उनकी वीडियोस देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बेहतर कंटेंट और आसपास की चीज़ों को इस पे चैनल पे अगर आपको अच्छे से मिल रहा है, तो आप उसमें वो चीज़ मत देखिए कि कौन सा चैनल नया है, कौन सा पुराना है, कौन से के कितने फॉलोवर्स हैं। हमारा अभी नया है, इसके लिए थोड़ी आपको हेजिटेशन हो रही होगी, लेकिन हम आपको उम्मीद दिला सकते हैं, आशा दिला सकते हैं कि जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं वो बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत मेहनत से तैयार करते हैं, आसपास के सारा फैक्ट्स को कवर कर रहे हैं। और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर वीडियोज़ की इसी तरीके से वीडियोज़ आती रहेंगी, है। बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा, और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि ये जो कंटेंट है ये आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है
जो कि हरियाणा के इतिहास को लेकर, यानी हरियाणा जीके को लेकर 25 घंटे की क्लास किसी चैनल पर है तो वो एकमात्र चैनल माइंडेड स्टडी 22 है। ठीक है, एकमात्र चैनल माइंडेड स्टडी 22 चैनल एक ऐसा चैनल है जो कि हरियाणा जीके को हरियाणा के 22 जिलों को एक ही क्लास में कवर करा रहा है। और ये 25 घंटे बहुत सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन 25 घंटे की क्लास लेना इतना आसान नहीं है दोस्तों। सही बता रहा हूँ, फिलहाल जब मैं क्लास ले रहा हूँ कसम से पसीना बह रहे हैं, पसीना आ रहे हैं। पंखा भी नहीं चला सकता हूँ, अगर पंखा चला दिया तो दिक्कत यह है कि आवाज़ आपको क्लियर नहीं सुनाई देगी। इसलिए ये क्लास जो चलती है ना, जिस टाइम क्लास को, जब मैं अब इस क्लास को ले रहा हूँ ना, देखिए पसीना बहुत ज़्यादा है, गर्मी में ये क्लास बना रहा हूँ, तो मेहनत हम लोग कर रहे हैं। आप लोग भी मेहनत करिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और प्लीज़ हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारा थोड़ा हेल्प करिए, सहायता करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपसे एक बात, छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, अगर हम आपके लिए 25-25, 30-30 घंटे की क्लास ले सकते हैं, और एक ऐसी क्लास जो कि हम आपको हर चीज़ें रिलेट करते हुए बता सकते हैं, जिनके लिए आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बुक से अच्छा कंटेंट आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप 5 या 10 मिनट निकाल कर प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, आप सभी भाइयों से यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक बार, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, सारे स्टडी ग्रुप में एक बार इस चैनल को, इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमारी मेहनत का फल हम तक पहुँचे और हमारी मेहनत का जो फल है वो आप लोगों तक भी पहुँचे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिए। और इसके अलावा हम एक और क्लास लेंगे, लगभग 25 से 30 घंटे की ही क्लास लेंगे, जिसमें संपूर्ण हरियाणा के इतिहास को कवर किया जाएगा, संपूर्ण हरियाणा के इतिहास को। ठीक है, तो ये अब हमने सिरसा जिले को भी पढ़ लिया। अगला जो जिला है वो आपका अब शुरू करने जा रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले जिले।